अजीब लगता था जब आपकी दाढ़ी नहीं छाई? तब ये अजीब लगता था तब। आप ये चाहते नहीं थे? हाँ, डिस्पोरिया जैसा एक शब्द है आजकल। किन्नर अलग तरह के लोग जो न नर है न नारी। न नर है न नारी। तो ये जो शब्द हैं ये हमारे भारतीय समाज में हज़ारों सालों से रहे और इसके साथ बहुत सारे शब्द जो हैं अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह से वो बोला जाता है। जैसे साउथ में तमिलनाडु में तिरुनंगई तिरुनंबी बोलते हैं, कई जगहों कर्नाटक में मंगलामुखी बोलते हैं। जो नेचर का कानून उसके अकॉर्डिंग सब बराबर थे, सारे पूरी दुनिया में सब बराबर हिसाब से आए हैं। सबको खाना मिल रहा, छाया मिल रही, धूप मिल रही, बारिश मिल रही है। लेकिन जब से हमने लिखित कानून ये बना दिए, इसके लिए ये है, उसके लिए वो है, ये फीमेल का राइट्स हैं, ये मेल के राइट्स हैं। इफ आई एम थर्ड जेंडर देन हु इज फर्स्ट जेंडर? हाय, वेलकम टू चारू कुमार्स पॉडकास्ट। जिन अंधेरों ने मुझे डराने की कोशिश की, उन अंधेरों का अंत मैंने खुद को जला के किया। आप सोच रहे होंगे कि इतनी हैवी शायरी के पीछे रीज़न क्या है। रीज़न कुछ एक्चुअली शायरी से मिलता जुलता ही है। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, इनफैक्ट मुझे उनसे परमिशन लेनी पड़ी कि मैं उनको इंट्रोड्यूस कैसे करूं, क्योंकि वो मेरे या आपके जैसे शायद नहीं हैं, पर वो कुदरत का वो करिश्मा है जिसको कुदरत ने जिस तरीके से रचा, उन्होंने उस तरीके को अपनाया नहीं, लेकिन जो उनका दिल करा और जो उनकी अंतर आत्मा ने कहा, उन्होंने उसको अपनाया, जिसके लिए उनको दुनिया से, अपने परिवार से, समाज से बहुत गालियाँ और अनएक्सेप्टेंस का सामना भी करना पड़ा। ये जो गेस्ट हैं हमारे, इनको अगर मैं इंट्रोड्यूस करूं तो इनकी परमिशन से मैंने पूछा मैं आपका इंट्रोडक्शन कैसे करूं, किन्नर कह के करूं, खुसरा कह के करूं या हिजड़ा कह के करूं। और इन शब्दों को यूज़ करने में मुझे थोड़ी सी शर्म भी आ रही थी। और आप मानेंगे नहीं, इन्होंने इतने गर्व से मुझे कहा कि किसी भी शब्द का आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो ये शब्द हैं ये इतने डेरोगेटरी नहीं हैं जिनको आज की डेट पे हम एक गाली की तरह इस्तेमाल करते हैं। इसके पीछे एक हिस्ट्री है और इन वर्ड्स का जो निर्माण हुआ है बहुत इज्जत से हुआ है। उसके बारे में भी हम जानेंगे कि इनका मतलब क्या है और इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, जो आज के टाइम में हमने बिल्कुल ही ख़त्म कर दी। तो अब आप समझ चुके होंगे कि हमारे जो आज के गेस्ट हैं, शी इज़ अ ट्रांसजेंडर, टू बी इंट्रोड्यूसिंग हर इन नॉर्मल टर्म्स। इनकी उपलब्धियों की मैं बात करूं तो बहुत गर्व होता है। ये पहले ट्रांसजेंडर हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के। इन्होंने अपने दम पर पंजाब यूनिवर्सिटी में ट्रांसजेंडर्स के लिए फ्री एजुकेशन, फ्री हॉस्टल्स और सेपरेट वॉशरूम भी करवाया। इन्होंने अपने बैचलर्स में टॉप किया अपनी पढ़ाई में और इसके बाद इन्होंने यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन की। लेकिन कारणवश जब ये एमए हिस्ट्री करना चाहते थे या एलएलबी करना चाहते थे, इन्होंने एडमिशन ली उसी यूनिवर्सिटी में, लेकिन ये वो पढ़ाई नहीं कर पाए। ये पढ़ाई इसलिए नहीं कर पाए कि इनके पास पैसे नहीं थे या इनके पास साधन नहीं थे, लेकिन ये पढ़ाई इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि हमारे जैसे जो अपने आप को फर्स्ट जेंडर और सेकंड जेंडर कहते हैं, उन लोगों ने इनको पढ़ने नहीं दिया। कहाँ तक ये ठीक है ये आप बताएं मुझे, लेकिन मुझे इनसे बात करके, इनकी ज़िंदगी के बारे में बात करके एक ऐसी फीलिंग आई कि हम कहीं ना कहीं ज़्यादा कमज़ोर हैं और ये हमसे ज़्यादा ताकतवर हैं। आइए आज हम ऐसे ही एक हस्ती के साथ आज हम रूबरू होंगे, इनके इतिहास के बारे में जानेंगे, जो हमारे भारत में 3000 से 5000 साल पुराना है किन्नरों का इतिहास, लेकिन जहाँ शायद हमने आज उसको कहीं कुचल दिया है। क्यों हमारे भगवान राम ने इनको आशीर्वाद दिया था,
क्या रोल है हमारे भगवान कृष्ण का इनकी ज़िंदगी में, ये सब कुछ हम जानेंगे। और कौन है और थे वो लोग जिन्होंने इनके लिए हमारे मन में कड़वाहट डाली। तो चलिए, आई रियली फील प्राउड टू इंट्रोड्यूस यू टुडे टू आवर गेस्ट धनंजय। धनंजय, वेरी रियली वेलकम यू टू आवर शो। थैंक यू सो मच। आपको इंट्रोड्यूस करते करते मेरे को वर्ड्स ही नहीं मिल रहे थे, और कुछ मैं कैमरा कॉन्शियस हो रही थी, बिकॉज यू आर सच अ केपेबल पर्सन कि, और आज आपके बारे में मैंने पढ़ा है, काफ़ी सुना है, और जो आपकी लाइफ के स्ट्रगल्स रहे हैं वो भी हमने पढ़े हैं। तो आप ये बताएं कि आप एक मेल पैदा हुए, जो हमें पता है कि जब कोई किन्नर या हमारे घर में कोई बधाई लेने के लिए आता है तो कई वो बच्चों को चेक करते हैं, और अगर वो फिज़िकली डेवलप नहीं है तो ये सुनने में आता है कि उनको किन्नर समाज के लोग ले जाते हैं, राइट। तो हमारी नॉलेज में किन्नर शायद ये होते हैं, पर किन्नर्स में आई थिंक बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं जो लोगों को नहीं पता है, राइट। तो जैसे आपकी बात की जाए तो आप एक प्रॉपर मेल बॉर्न हुए, आप बिल्कुल ठीक ठाक थे फिज़िकली एज अ मेल, फिर क्यों आप ट्रांसजेंडर बने? क्या आपके मन में आया, या क्या, व्हाट वाज योर सोल कॉलिंग? देखिए, सबसे पहले तो सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका धन्यवाद। और आपने ये सवाल जो किया है कि मैं क्यों बन गई ऐसा, तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि ऐसा कोई बनता नहीं है। ये परमात्मा या ईश्वर या नेचर की तरफ से जैसा इंसान को वो भेजता है वो उसी तरह से ढलता रहता है। इसको सहज प्रवृत्ति बोलते हैं, और सहज स्वभाव जो कि दिखता नहीं है। हमारे जो नाखून है, बाल है, किसी को बता के तो नहीं बढ़ते हैं। और ये जैसे भी जन्म होता है शरीर, हम कोई मेल पैदा या फीमेल पैदा नहीं होते हैं। कोई भी बच्चा जब पैदा होता है वो चिल्लाते भी नहीं आता है मैं लड़का आ गया, लड़की आ गई जी। वो जेंडर लेके पैदा नहीं होता है। जेंडर इज सोशली कंस्ट्रक्टेड, और सेक्स हम जो इसको बोलते हैं कि बायोलॉजिकल असाइंड बॉडी, जो हमारे शरीर की रचना है वो उसको लेकर पैदा होते हैं। और बच्चे का नामकरण या उसके जो जेनाइटल्स हैं उसको देख के लोग उसका नामकरण कर देते हैं, उसके बॉडी को एक नाम दे देते हैं, जेंडर उसका डिसाइड कर देते हैं। और बचपन में कोई पूछता तो नहीं उस बच्चे को ना ही वो बता पाता है, right. उसको इतना समझ तो नहीं होती कि वो जेंडर के बारे में बताएं। वो सिर्फ और सिर्फ जब वो पैदा होता है, कोई भी जीव पैदा होता है, जो आप प्रकृति में भी देखते हैं, हर एक जीव की बात कर रही हूँ, जी जी, सिर्फ इंसानों की नहीं। जब वो पैदा होते हैं सबसे पहले सिक्योरिटी ढूंढते हैं, राइट। हाँ ठीक है ना। हाँ जी। आप बड़े गौर से जो लोग प्रकृति को ऑब्जर्व करते हैं, खाने के लिए या बच्चा पैदा करने के लिए जो आए हो तो कभी प्रकृति को ऑब्जर्व भी नहीं करते हैं। आप बड़े गौर से देखिए कि बच्चे को जब वो पैदा होता है कि वो सबसे पहले वो सिक्योरिटी ढूंढता है, जो शायद माँ के आंचल में मिलती है उसको, माँ का आंचल ढूंढता है, उंगली वो छोड़ता नहीं, राइट राइट। अगर आप उसको कुछ चीज पकड़ाएंगे वो छोड़ता नहीं, पकड़ लेता है। हाँ जी, हाँ जी। वो अगर उसको लगता है कि अब वो सिक्योर है, उसके बाद वो खाना ढूंढता है, राइट, है ना। ऐसे ही प्रकृति में भी जब हिरण का बच्चा पैदा, सबसे पहले वो खड़ा होना सीखता है, है ना। 2 4 5 मिनट में उसे खड़ा होना, नहीं तो वो शेर खा जाएगा उसको, है ना। और बाद में जो भागने लगता है, भागता है, प्रकृति उसको भगाती है, राइट, सेफ उसको पहले सुरक्षित करती है। ऐसे नहीं पैदा होते पहले खाने लग जाओ, जी जी जी। लेकिन अभी धीरे धीरे होने लगा है, क्योंकि ये भी डेवलपमेंट है, ये प्रगति है, हमारे मानव विकास का क्रम है कि अब बहुत सिक्योर अपने लोग समझते हैं। घर में बहुत ही मादा पुत्र जड़ा है वो मतलब गोद में सिक्योर है, पैदा हुआ, लेकिन प्रकृति कहीं ना कहीं उस अपना रूप तो दिखाएगी ना। उसको प्रकृति को नहीं पता है कि कितना सिक्योर है। जी जी जी। हम आज का समय सिक्योर होते भी नहीं है। हमारे घर में ही बहुत सारे भेड़िए भी आ गए, हाँ जी, जो हम जैसे ट्रांसजेंडर बच्चों को पता है या फीमेल्स को पता, मेल को भी पता है
है ना, हमारे आसपास ही। तो सबसे पहले हम सिक्योरिटी ढूंढते हैं, फिर खाना ढूंढते हैं, जेंडर नहीं ढूंढते हैं जी, है ना। जेंडर हम विकास क्रम में जब धीरे धीरे बड़े होते हैं तो 3 या 5 साल की एज तक आते आते हम फिर अपने आप को ता ती बोलना सीखते हैं। उसमें हम जैसे बच्चे भी होते हैं, पैदा जिस शरीर में हो सकते हैं उसके उलट वो सोचना शुरू करते हैं। हाँ, और वो उलट ऑड इवन तो होता ही है, सभी इवन तो नहीं हो जाते ना, ऑड भी होगा जी, ऐसा तो नहीं कि सारी दुनिया ही या सारे नंबर्स इवन हो गए, उसके बाद राइट, उलट भी होता है। हाँ जी, जैसा हम समझते हैं उसका हमारे पीछे भी है, हर चीज का दूसरा पहलू भी है, एक ही पहलू नहीं होता है। सो अगर कोई इंसान समाज के बनाए हुए नॉर्म्स को, जो नॉर्म्स हैं उसके खिलाफ या उसके उलट चलता फिर वो एबनॉर्मल, हाँ, या उसके साथ चलता तो नॉर्मल। नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल। लेकिन ये कुदरत ने ही ऐसा नहीं बनाया है। कुदरत ने सभी को नॉर्मल बनाया, क्योंकि कुदरत के अकॉर्डिंग सभी नॉर्मल है, वो सभी कुदरत को फॉलो करने वाले। हम जब जीव पैदा होते हैं वो कुदरत को फॉलो करती हुए आती हैं, लेकिन धीरे धीरे हम उसको, सारी दुनिया ही अबनॉर्मल हो जाती है। आप सोचो हमने कुदरत को फॉलो नहीं किया तो हम सब एबनॉर्मल है, बिल्कुल। हमने ये जितना भी पूरा पर्यावरण को खराब कर दिया है तो सब हम एबनॉर्मल हैं। कुदरत के साथ होते तो नॉर्मल होते। तो आपको कब लगा कि आप सो कॉल्ड, जैसे आप एबनॉर्मल वर्ड यूज़ कर रहे हैं, कि आप नॉर्मल नहीं है, यानी कि एक मेल शरीर में आपके अंदर एक मतलब फीमेल फेमिनिज्म है, कब आपको लगा ये फील? ये बचपन से 3 से लेकर 5 साल की एज में सभी को पता। आप अच्छा, सबको पता चल जाता है। सभी दुनिया हमसे ही पूछती है, कभी अपने से भी सवाल कर लिया करो। हम याद ही नहीं होगा ना 3 साल अपने से भी, क्योंकि हम सोचते हैं आई ट्रैप इन राइट बॉडी, सो इट्स नॉर्मल। लेकिन हम कभी अपने से सवाल, हमारे वेद में तो एक मंत्र आता है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म को जानो। और ऐसे बहुत सारे मेडिटेशंस चलते हैं हमारे भारत में, पूरी दुनिया में, जिसमें ये जानने की कोशिश करते हैं कि पहले अपने आप को खोजो। हाँ जी, मैं कौन हूँ? मैं इस दुनिया में आया क्यों? जैसे बुद्धा ने सोचा कि वो सब कुछ त्याग के अपने संन्यास में चले जाएं, राइट? तो खोजना होता है, सेल्फ डिस्कवरी। हाँ, मोस्टली लोग नहीं खोज पाते हैं, लेकिन जो प्रकृति को फॉलो करने वाले बच्चे हैं, जो सो कॉल्ड, हम जैसे नॉर्मल एबनॉर्मल की बात की, हम इन एबनॉर्मल कहते हैं, दुनिया हमें पागल बोलते हैं, हम दुनिया को पागल बोलते हैं, बिल्कुल, ठीक है ना? राइट। तो हम तो प्रकृति को फॉलो करने वाले हैं, और बाय डिफॉल्ट हम फॉलो करते रहते हैं। हाँ, कुदरत को हम फॉलो करते करते दुनिया के लिए हम कब एबनॉर्मल हो जाते हैं हमें पता ही नहीं, आपको नहीं पता चलता। तो हम बचपन से 3 से 5 साल की एज में जब अपने आप को ताती में उलझ जाते हैं कि दुनिया ने ये ताती क्यों बना दिया, हम तो उसमें फिट ही नहीं हो रहे हैं, फिर हम कोशिश करते हैं फिट होने की। अगर मैं अपने आप को एक प्रकृति में पुरुष के शरीर में पैदा होते हुए नई पुरुष मान रही, तो मैं किस में अपने आप को कंफर्टेबल तो आपको ये कंफ्यूजन होने लग गई थी 3 साल की उम्र में? तो ये कंफ्यूजन तो नहीं थी मेरे, मैं तो प्रकृति के हिसाब से फीमेल ही मानती थी। लेकिन आप ये सोचते होगे कि आपको कोई इधर आओ, लड़कियों की तरह बुला रहा है कि तुम यहाँ बैठ जा, लड़की को कहते हैं मतलब कि तुम ये खा लो, कहाँ जाओगी, आपको बोलोगे कहाँ जाएगा, ताती का अंत रहता था। नहीं, उस समय नहीं था, ऐसा कुछ नहीं होता था। हाँ। उस समय हम लोग एक्चुअली, मैं आपको बता रही हूँ, और मैं सारी जो दुनिया को यही बताने की कोशिश करती हूँ कि हम कुछ नहीं समझते हैं उस समय, हम प्रकृति को फॉलो करते करते हमें दुनिया क्या बोल रही क्या नहीं बोल रही फर्क नहीं पड़ता था। हम तो बचपन 5 साल के एज का बच्चों को क्या कुछ नहीं पता होता। हाँ। वो उसके अंदर कुदरत जैसा करवा रही वो वैसा कर रहा है। लेकिन धीरे धीरे जब हम बाहर निकलते हैं, हम समाज के बीच में आते, तब हमें भेद और ये धीरे धीरे विकास जब हमारा होता शरीर का, तब हमें समझ आने लगता, अच्छा ये 2 क्यों है, ये 2 में हम कहाँ फिट होते हैं, है ना। पहले तो हम लोग 5 साल की 6 साल की उम्र में ठीक है, लड़की चुन्नी लड़की फ्रॉक पहन ली, कुछ कर लिया है, हमें फर्क नहीं पड़ता। 10-12 साल तक तो लड़का भी लड़की जैसा लगता है। और उसके बाद जब वो एडोलेसेंट में आते हैं, तो उसकी दाढ़ी मूछ आने लग जाती है। तो आपको अजीब लगता था जब आपकी दाढ़ी मूछ आई?
तब ये अजीब लगता था, तब आप ये चाहते नहीं थे? हाँ, डिस्फोरिया जैसा एक शब्द है आजकल, हाँ। वो जेंडर डिस्फोरिया, बॉडी से भी नफरत होती थी। तो ये धीरे धीरे होने लगा, और उसके बाद फिर ये जो एंग्जाइटी डिप्रेशन में इंसान चले जाता है, ऐसा क्यों है। तो क्या फैमिली को आप बताने की कोशिश करते थे कि मतलब आई एम नॉट लाइक दिस, मैं असली में ये हूँ, और क्या उनका रिस्पॉन्स कैसे रहता था? 7 साल की उम्र में मैंने बताया था अपनी माँ को कि क्या बताया आपने? कि मैं एक लड़की हूँ, मुझे फील होता है लड़की हूँ, है ना, दुनिया ऐसा बोलती है, लेकिन मैं तो अंदर से लड़की हूँ, मुझे लड़कियों जैसा रहना। तो मेरे माँ ने पिताजी से बात की, और पिताजी ने भी तांत्रिक से पूछा, और तांत्रिक ने कहा कि इसके अंदर कोई चुड़ैल आ गई, कोई प्रेत आत्मा आ गई। तब फिर उसने झाड़ फूक किया, और झाड़ फूक करने के साथ साथ फिर जब वो अपनी तंत्र विद्या जो थी वो कर रहा था, उसने जो शब्द मेरे ऊपर, वो जो मुझे पूछ रहा था कि वो मुझे नहीं पूछ रहा था, वो आपके मेरे सोल अंदर को, जो अंदर हाँ, जो प्रेत आत्मा थी, उससे बात कर रहा था, उससे पूछ रहा था कि तुम इस बच्चे को छोड़ के चले जाओ, जहाँ से भी आई हो तुम छोड़ के चले जाओ। क्योंकि मैं नॉर्मली बिहेव कर रही थी, मेरे अंदर जो सब कुछ नॉर्मल था, और जो मैं महसूस कर रही थी वो भी मैं नॉर्मल महसूस कर रही थी, ऐसा कुछ नहीं था कि मेरे अंदर कोई प्रेत आत्मा आ गई। तो मुझे पहले तो थोड़ा हंसी भी आई कि क्या कह रहे हैं, कैसे क्यों कह रहा है। और वो जो तांत्रिक होते हैं वो ये समझते हैं, ये देखो इसके अंदर जो प्रेत आत्मा चुड़ैल है वो हंस रही है, हाँ, और आपको लग रहा था कि क्या अजीब बातें कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है, वो ये सब चीज़ें होती है ना, ये आम लोग नहीं समझ पाते हैं। फिर उसने जब उसके बस में नहीं रहा, उसने फिर गरम चिमटे से मुझे पीटना शुरू किया, और तब आपको गरम चिमटे से? हाँ, तो आपको जलन तो आपको ही होगी। फिर मेरे शरीर में छाले हो गए, हाँ। उसके कारण दर्द हुआ। तो फिर मैंने तब ये कहना शुरू किया कि ठीक है, आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगी, पर मुझे छोड़ दो भी। तब उसने कहा कि अब इसके अंदर से वो प्रेत आत्मा चली गई है, आप इसको, मतलब आपको उसके ट्रीटमेंट की वजह से अपने आप को सरेंडर करना पड़ा। तो फिर आपने ऑब्वियसली जो आप कहते थे, कहीं ना कहीं आई थिंक आपके पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो उनको समझ तो आ ही रहा होगा कि क्या है। तो इसकी वजह से क्या किसी रिलेटिव्स ने, नेबर्स ने आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश की? हाँ, छोटे मैंने जैसे 6-7 साल की उम्र में भी अड़ोस पड़ोस में एक रहते थे लोग, तो वो सेक्सुअली अब्यूज करते थे। आप कितनी उम्र के थे तब? 6-7 साल की उम्र में। 7 साल की उम्र में, मतलब बच्चे को? हाँ, ये लगातार 6-7 साल। जब 5-6 साल की, तो एक पड़ोस में एक अंकल रहते थे, वो मेरे को अपने थाइस पे बिठा लेता था। सो थाइस पे बिठा के रब करता था। उस समय तो समझ नहीं थी, तो हमें तो सिर्फ वो टॉफी वगैरह लेके आता था, हम उसी में ही खाने में व्यस्त रहते थे। लेकिन धीरे धीरे फिर जैसे जैसे बड़े होते गए, सेक्सुअल अब्यूज बढ़ता गया। आपने कभी घर में नहीं बताया? पता था कि कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी? मैंने बात क्योंकि उस समय इतना नॉलेज नहीं था, जब जैसे 5-6 साल की उम्र में इतना पता नहीं था। हम लोग सिर्फ ये सोचते थे कि हमारे लिए ये टॉफ़ीज़ वगैरह, ये उस समय गच्चक होती, टॉफ़ी होती थी, तो इस तरह के उस समय जो मिठाई होती थी वही हम लोग। आज तो चलो चॉकलेट्स हैं, बहुत सारी तरह की मिठाइयाँ भी हैं, तो हमारे को जो खाने को देते हम लोग खा लेते थे, लेकिन हमें ये नहीं पता था नीचे क्या हो रहा है। और ऐसा तो नहीं था कि कपड़े नहीं खोलते थे, बस बैठा देते थे। दूसरा, फिर जैसे जैसे उम्र होती गई, फिर ये सेक्सुअल अब्यूज़ बढ़ता गया, और उसमें फिर इन्वॉल्वमेंट अपने रियल जो रिलेटिव थे उनका इन्वॉल्वमेंट हो गया। रियल रिलेटिव्स, हाँ, जैसे कि फर्स्ट अंकल्स वगैरह, उनका इन्वॉल्वमेंट हुआ। फिर वो हम लोग कुछ बोल नहीं पाए, घर में किससे बोलते थे, शर्म आती थी बात करती। इस टॉपिक पे आज जो सेक्सुअलिटी, जेंडर पे बात अभी नहीं हो रही है, उस समय तो वैसे ही। बट आपकी फैमिली में तब कब तक एक्सेप्ट कर लिया था कि आप सो कॉल्ड एबनॉर्मल है? एक्चुअली मेरे पेरेंट्स पढ़े लिखे तो इतने थे नहीं, उनको नॉर्मल एबनॉर्मल का तो नहीं नॉलेज, मतलब हाँ, उनको बस ये था कि
ये बच्चा अब ठीक हो गया है, जब 7 साल की उम्र में जो हमने वो हाँ, करा दिया है प्रेत तांत्रिक आत्मा से, निकला, हाँ जी। लेकिन धीरे धीरे फिर वो चीज़ें मैंने अंदर ही उसको दबा लिया था। अब उनको भी क्या बताएं कि मेरे साथ ये हो रहा वो हो रहा है ना कि तो जब आप जैसे स्कूल जाते थे तो वहाँ पे कोएड में पढ़े आप? हाँ जी। तो वहाँ पे मतलब आप नॉर्मली बॉयज़ एंड गर्ल्स से बिहेव करते थे, या आप खुश रहते थे कि मैं लड़कियों के साथ बैठूं या उनसे बातें करूं? लड़कियों के साथ बैठते थे ज़्यादातर, क्योंकि अच्छा। बॉयज़ के साथ बैठने में थोड़ा सा ये झिझक होती थी कि वो टच करते थे। तो आपको पसंद नहीं आता हाँ, था? टच करते थे, मेरा थाइस टच करते हैं, अपने बैक टच करते थे, और मतलब अगर खेलने जाओ तो तब वो मतलब हक करने की कोशिश करते थे जो सीनियर लड़के थे, तो उनसे मेरे को डर ही लगता था। फिर लड़कियों के साथ बैठते थे, उनके साथ ही हम लोग बातचीत वगैरह करते थे, अपना जो एंटरटेनमेंट होता था वैसे खेलना कूदना उनके साथ खुश रहते थे। शुरू में ये था कि लड़कियां बोलती तुम लड़कों के साथ जाओ, लेकिन फिर धीरे धीरे उनको भी आदत पड़ गई, उनको भी कंफर्टेबल फील होने लगा कि चलो कुड़ियाँ वर्गा मुंडा है, कुड़िया हो गए, हाँ, तो लड़कियों जैसे लड़का है तो कोई फर्क नहीं, उनको डर नहीं लगता था, शर्म भी नहीं आती कोई बात करनी। धीरे धीरे उनको भी आदत पड़ गई कि ये तो लड़की है ना। मेरे को मोस्टली कंसीडर यही कहा लड़की है ना, लड़की है, मतलब आपको ये कहने लग गए थे स्कूल में कि लड़की है कि नहीं? जैसे अब बॉयज़ के साथ अगर गेम्स पीरियड हो तो टीचर भी कहते तुम क्या लड़कियों जैसे कर रहे हो, ऐसा तुम मत खेलो, तुम लड़कियों के साथ खेलो। अच्छा। तो हाँ, लेकिन फिर वही है कि लड़कियों के साथ शुरू से मैं ये था कि लड़कियां लड़कियों की तरफ धक्का दे देती थी, फिर धीरे धीरे उनको भी आदत हो गई। मैंने आपकी इंट्रोडक्शन में ये आपसे परमिशन लेके आपको इंट्रोड्यूस किया था, जो ये मैंने आप 3 वर्ड्स आपके लिए यूज़ किए थे, विच वाज हिजड़ा और किन्नर, और आपने जैसे बोला कि मतलब और भी नामों से जाने जाते हैं, तो आपने ये आप मुझे इसका इतिहास बताएं और ये जो वर्ड्स हैं इनका क्या मतलब है? देखिए, जो ये हिजड़ा, किन्नर, खुसरा जो शब्द हैं ये अपने आप में एक इतिहास संजोए हुए। अच्छा, ठीक है। तो हिजड़ा जो है वो हिजर से बना है। हिजर से, हिजर मतलब सेपरेट होना, हाँ, बिछड़ना, राइट। हम कई गानों में आपने देखा हुआ हिजर करके बोलते हैं। जी। सो ऐसे ही ये शब्द बहुत साल पहले, सैकड़ों साल पहले मोहम्मद साहब जब मक्का से मदीना जाते हैं तो वो हिजर करते हैं। हाँ जी। तो इसी तरह जो कोई एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पे जाते हैं तो वो उसको हिजर करना बोलते हैं। जी। और जब ये इंडिया में ये शब्द आया तो ये फिर धीरे धीरे हमारे साथ ये अटैच होते गया, और फिर ये जैसे कि हम लोग अपना घर छोड़ के दूसरे स्थान पे चले जाते हैं, शहर छोड़ के, और ये पलायन जो है ना, ये माइग्रेशन होता रहता है। हाँ, एक स्थान पे कभी भी, जैसे कहते हैं ना, साधु और जो हिजड़ा है वो कभी एक स्थान पे रुकता नहीं था। अच्छा। तो इस तरह से धीरे धीरे वो शब्द जो हमारे साथ जुड़ गया। हाँ। और ये जो शब्द है वो धीरे धीरे कल्चर बनता गया। 1857 के बाद, 1857 के बाद धीरे धीरे जब जो हमारे साथ जो ट्राइबल एक्ट या और जो अपराधी जो क्रिमिनल ट्राइब में आपको डाला गया था, तो उसके बाद हम लोग एक अपने समुदाय में सिमट के रह गए। पर पहले ये जो वर्ड था हिजरा, ये बेसिकली आप एक तरीके से एक नोमैड, एक आप ट्रैवल करते थे तो इसलिए रखा गया था। और दूसरा हिजड़ा जो है एक कल्चर है। हिजड़ा कोई इंसानी हिजड़ा कल्चर होता है। उस कल्चर में जो भी इंसान, एक ट्रांसजेंडर वुमेन जाती हैं तो वो हिजड़ा हो जाती हैं। हिजड़ा कोई एक इंसान है, वो धीरे धीरे उसको हिजड़ा ही बोलते हैं, जो उस कल्चर में रहता है वो हिजड़ा जो उस कल्चर में रहता है। और जो खुसरा शब्द है, हाँ जी, वो ख्वाजा सरा से बना है। हाँ। ख्वाजा सरा जो सूफीज़म में बड़ा शब्द यूज होता है, और ख्वाजा जो लोग हैं वो दरगाहों में रहते थे जी, अपने मुर्शिद के साथ, अपने जो उस्ताद हैं उनके साथ रहते थे, उनकी सेवा करते थे, दरगाह की सेवा करते थे। आज भी बहुत सारे लोग दरगाहों में रहते हैं जी, वहाँ पर नकलें करते हैं, यहाँ पर पंजाब में खास करके नाचते हैं घुंघरू बांध के। तो वो जो ख्वाजा सरा है वो धीरे धीरे खुसरा हो गया, मतलब ख्वाजा सरा का खा और सरा जो है, अच्छा, ख्वाजा सरा का वो खुसरा हो गया। हाँ, ओके। खुसरा जैसे
ख और सरा सरा का का शब्द जो सरा। है उसको तो निकाल वो दरगाह में सेवा करते थे। हाँ जी। और जो किन्नर शब्द है ये हाँ। प्राचीन शब्द है, संस्कृत शब्द। हाँ। तो ये बहुत सारे पुराणों उपनिषदों में लिखा गया है, किम पुरुष किम नारी। किम पुरुष किम नारी। हाँ, जी। किम पुरुष मतलब जो ट्रांस मेल है और किम नारी ट्रांस महिला। जी। तो ये शब्द जो है, या इसको कह सकते थे कि अलग तरह का इंसान, अलग तरीके जो का। जिसको आज जो शब्द सुनने में मिलता है कि क्वेयर या अलग लोग, इसको जो क्वेयर शब्द है ये भी अमेरिका में ये इजाद हुआ और इसको डेरोगेटरी तरह यूज़ किया जाता है। क्वेरिंग मतलब क्वेश्चनिंग वगैरह, ये सब अपने से सवाल करना कि मैं कौन हूँ। जी। तो यही शब्द जो है वो ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं किन्नर शब्द से कहीं ना कहीं जुड़ता है। किन्नर अलग तरह के लोग जो न नर है न नारी। न नर है न नारी है। तो ये जो शब्द हैं ये हमारे भारतीय समाज में हज़ारों सालों से रहे और इसके साथ बहुत सारे शब्द जो हैं अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह से वो बोला जाता है। जैसे साउथ में तमिलनाडु में थिरुनंगई थिरुनंबी बोलते हैं। कई जगहों पर कर्नाटक में मंगलामुखी बोलते हैं, या और वहाँ पर और भी बहुत सारे शब्द मतलब जो जिनको हम आज की डेट में आप लोगों की मेहनत से अब हम थर्ड जेंडर कहते हैं। पहले तो कोई आइडेंटिटी ही नहीं थी। तो ये जो थर्ड जेंडर हैं ये 5000 साल पहले से हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एबनॉर्मलिटी है। दैट मीन्स ये एग्जिस्ट इतने सालों से करते थे। और ये भी सुना जाता है कि जो हमारी रामायण महाभारत है इनमें भी अगर हम शिखंडी का नाम लें तो शिखंडी भी एक यही रूप थे। और ये भी है कि राम भगवान ने खासकर किन्नरों को आशीर्वाद दिया था। वो ज़रा आप हमें बताएं कि क्यों कहते हैं कि किन्नरों की दुआएं ज़रूर लगती है, उसके पीछे क्या कहानी है? देखिए, आप कह रहे हैं कि 5000 साल पहले ये ऐसा, पर 5000 साल पहले तो वेद ही आए हैं। वेद आए हैं, ठीक है जी। और ऐसा तो नहीं कि वेद 5000 साल पहले ही लिखे गए। उससे पहले इसको श्रुतियाँ बोलते थे। श्रवण जो सुन के दूसरे को आगे वो चलता रहता था। जैसे गुरु शिष्य परंपरा होती थी ना, तो गुरु अपने शिष्यों को वो सुनाता था और सुन के वो रट के आगे फिर अपने शिष्यों को देते थे जी। लेकिन धीरे धीरे फिर इसको लिखित में लिख दिया गया जी। तो ये 5 से 7 हजार साल पहले ऐसा कहा जाता है कि जो ऋग्वेद है वो सामने आया। लेकिन उससे पहले भी ये थे। हाँ, वेद था, मंत्र थे। इसी तरह जब जीव पैदा हुआ है, जीव जब इस धरती पे आया है, तो नर नारी और तृतीय प्रकृति साथ में आए। ऐसा नहीं कि 5000 साल पहले या 5000 साल पहले हाँ, 5000 साल पहले नर भी नहीं आया, नारी भी नहीं आया। वो तो हजारों सालों लाखों सालों से ये विकास क्रम से बने हैं। तो जब राम भगवान जा रहे थे वनवास के लिए तब भी एक कम्युनिटी थी। बिल्कुल। और जब भगवान राम वनवास जा रहे थे तो उन्होंने जब केवट को के नाव में बैठने लगे जी, तो उन्होंने सुमंत को कहा उन्होंने कहा कि नर नारी सभी को कहा, मतलब जो उनके साथ अयोध्या वासी आए थे तो उन्होंने कहा कि नर नारी चले जाएं। किन्नरों को नहीं कहा, उन्होंने नर और नारी बोला ना सिर्फ। हाँ। तो जब वो 14 साल बाद वापस आए तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग अभी भी नदी किनारे बैठे हुए हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि कई सालों से हैं वो। अच्छा, वहाँ उन्होंने घर या झोपड़ियाँ बना लिए थे। अच्छा। तो उन्होंने पूछा कि आप लोग कौन हैं? उन्होंने कहा कि हम किन्नर हैं। उन्होंने कहा आप यहाँ क्यों? हाँ। सॉरी। तो उन्होंने कहा कि आप 14 साल पहले जब वनवास गए थे तो आपने नर और नारी को वापस जाने के लिए कहा था, हमें नहीं कहा था। तो भगवान राम को बहुत ही दुख हुआ। उन्होंने कहा कि आप तो मेरे साथ ही वनवास कर बैठे, है ना? मैंने वनवास किया और आपने भी वनवास किया। और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आप यथासंभव जो भी कार्य करेंगे उसमें आप सफल होंगे। तो उसमें एक बात है, जैसे हमें आज कई लोग इसका तर्क देते हैं कि बधाई का ये वो हो सकता है बाद में धीरे धीरे ये आया होगा, लेकिन उन्होंने यथासंभव कहा। यथासंभव मतलब जो भी आप कार्य करेंगे उसमें हो सकता है बधाई वाला भी है शब्द, तो उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया।
तो जो भी अब हमारे पास क्या कार्य रह गया, बधाई का ही काम रह गया जी है ना। किसी बच्चे के पैदा होने पे या शादी होने पे हमारा समाज जाता है तो वो बधाई लेता है। अगर दूसरा कार्य भी आजकल के समय में सब लोग अलग अलग फील्ड में है, कोई अफसर बनना चाहता है, कोई जज बन रहा है, कोई कुछ, हर एक कोई पुलिस ऑफिसर है, तो अब धीरे धीरे बाकी के जो फील्ड में भी आप लोग काम कर रहे हैं। तो यथासंभव जो भी कार्य जो एक ट्रांसजेंडर या हिजड़ा के अंदर करता है वो उसमें सफल हो जाता है। जी जी जी, क्योंकि उसके अंदर ताकत है, उसके अंदर वो हुनर है। तो मुगल साम्राज्य में जो किन्नर होते थे उनको तो बहुत इज्जत मिलती थी, उनको सेनापति बनाया जाता था, उनको जो स्त्री कक्ष होते थे उनके बॉडीगार्ड्स बनाए जाते थे। मतलब उनको एक ऑनेस्टी, जो आपने राम भगवान के टाइम की बात की कि वो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट और डेडिकेटेड होते थे, कि उनकी बात मानी उन्होंने राम भगवान की और उसको अपना पत्थर की लकीर समझ लिया कि मैंने नहीं जाना। तो ये भी कहते हैं कि तो ये ग्रेजुअली ऐसा क्या हुआ कि हमारी जैसे सभ्यता बढ़ती गई तो ये जो थर्ड जेंडर थे, जो जिनको हमारे पास्ट में इतनी इज्जत मिली है, अचानक से ही समाज से दूर हो गए, मतलब जॉब्स के लिए मुश्किल होने लगी। क्या कहीं ना कहीं अंग्रेज़ जब हिंदुस्तान में आए तो क्या उनका कहीं रोल था इसको लेके? बिल्कुल, हमारा तो इतिहास बड़ा ही गौरवशाली रहा है। हमारे बिना तो कोई भी समाज की कल्पना नहीं कर सकते थे। अच्छा। चाहे आप सतयुग में ले, मोहिनी रूप भगवान विष्णु का मोहिनी रूप था। हाँ जी। और उसके साथ साथ फिर बुध और इला का वर्णन आता है। बुध और इला का क्या वर्णन है उनका? बुध ग्रह जो थे वो चंद्रमा और तारा के पुत्र थे। अच्छा। और ये वैसे लंबी कहानी है लेकिन मैं शॉर्ट में बताऊंगी। हाँ कि तारा और चंद्रमा के पुत्र थे। बुध के जो विवाह होता है वो इला से होता है। इला एक किन्नर थी। अच्छा, इला एक किन्नर थी। बुध को नपुंसक ग्रह माना जाता है। अच्छा। तो उनसे जो संतान उत्पन्न होती हैं आगे, तो वो वैसे अत्रि वंश ये चलता है सारा, वो चंद्रवंशी कहलाते हैं। चंद्रवंशी। हाँ अच्छा अच्छा। तो आप ये भी देखें कि इला और बुध से जो संतानें उत्पन्न हुई वो चंद्रवंशी कहलाए। हाँ जी। ठीक है ना। हाँ। तो किसी को भी, मैं तो सभी को यही कहूँगी कि हाँ, नफरत, खास करके चंद्रवंशियों को अगर वो हमसे नफरत करते हैं तो वो अपने पूर्वजों से नफरत करते हैं। अच्छा। इसलिए वो बुध से नफरत करते हैं, वो इला से नफरत करते हैं, क्योंकि उनकी जो रूट्स है वो वहीं से आती हैं। अच्छा, एंसेस्टर्स तो वहीं हैं। शिखंडी का भी वर्णन है। शिखंडी तो पहले पिछले जन्म में वो अम्बा थी। किसी कारणवश जो है वो भीष्म पितामह को श्राप देती हैं कि मैं तुम्हारी बदला लेना पड़ता है। तो अगले जन्म में महाभारत में वो शिखंडी के रूप में आती हैं। जो तो उनका क्या, वो भी तो सेनापति होते हैं शिखंडी? बिल्कुल, वो द्रुपद के घर में पैदा होती हैं। द्रुपद और द्रौपदी उनकी बहन होती हैं। हाँ। तो वो जब बड़े होते तो उनके अंदर प्रतिशोध होता है। तो भीष्म को उनको मारना था, और वही उनका एक प्रयोजन था कि सारे उस जन्म का, कि मैंने इनसे बदला लेना है, क्योंकि पिछले जन्म में इन्होंने मुझसे विवाह नहीं किया। विवाह कोई जबरदस्ती वाला काम नहीं था। जबरदस्ती तो भीष्म पितामह ने किया था कि उनको किडनैप करके ले आए थे और फिर उनसे विवाह नहीं किया। तीन बहनें थी, अम्बा, अम्बालिका और अम्बा। तो तीनों को किडनैप करके लाए थे अपने भाई के लिए। उनके भाई ने 2 बहनों से शादी कर ली थी, एक रह गई थी ना, तो लेकिन अम्बा से नहीं की थी। तो अम्बा का ही प्रतिशोध था कि उन्होंने शपथ ली थी कि मैं तुम्हारे मौत का कारण बनूंगी। हाँ। तो इसलिए जब महाभारत में 9-10 दिन तक मतलब युद्ध कोई निर्णय ही नहीं हो रहा था, मतलब दोनों तरफ से लोग मरे जा रहे थे, तब शिखंडी सामने आते हैं। और ये भी भगवान की लीला थी। भगवान कृष्ण ने उनको आदेश दिया था कि अब आज तुमने शिखंडी ने वार करना है, सेनापति बनना है, उनका सेनापति बनना है। अर्जुन जो थे, अर्जुन का सेनापति शिखंडी होते हैं। तो जब वो शिखंडी सामने खड़े होते हैं तो भीष्म कहते हैं कि वो पहचान जाते हैं। भीष्म कहते कि तुम तो स्त्री हो, और युद्ध नीति कहती कि स्त्रियों पे बाण नहीं चलाते हैं। जी। तो
ऐसे ही उन्होंने फिर जब जैसे बाण नहीं चलाए इतनी देर में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को इशारा किया कि अब तुम्हारे पास मौका है और तुम उनको वार कर दो। हाँ, उन पे वार करो। तो अर्जुन ने शिखंडी के पीछे रह के फिर वार किया, अपने तीर कमान से अपने उनके ऊपर तीर चलाए और उनको छलनी करके उनकी शैया बना दी जी। तो ये कथा है। और उसके बाद जो है शिखंडी के कारण ही भीष्म पितामह की मृत्यु होती है। तो कितना इम्पोर्टेंट रोल रहा है इनका हमारे हाँ, मुगल काल आता है तो मुगल कालों से पहले भी खिलजी जो वंश हैं, अलाउद्दीन खिलजी या खिलजी के जितने भी 3-4 जो राजा रहे हैं, उन सब के राज काल में हिजड़ा लोगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। खिलजी अलाउद्दीन खिलजी ने भी मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा था। अच्छा। वो दास था, उनको एक मंडी से खरीदा गया था और धीरे धीरे वो इतना होनहार था कि वो सेनापति के पद तक आ गया जी। और इतना खूबसूरत था कि अलाउद्दीन खिलजी उससे अट्रैक्ट हो गए। अच्छा। अलाउद्दीन खिलजी का इतना प्रेम हो गया उससे कि उसके बिना रहते नहीं थे। दोनों का आपस में बहुत प्रेम था। तो आप कह सकते हैं कि खिलजी तो अलाउद्दीन खिलजी थे, उनकी रानियां भी थी, वो बाइसेक्सुअल थे, उस टाइम भी बाइसेक्सुअल थे। हाँ, राइट। और जो मलिक काफूर थे वो हिजड़ा थे। तो उनके सेनापति रहते उन्होंने दक्षिण को फतेह किया, दक्षिण में युद्ध किया, दक्षिण को फतेह किया। वहां से वो कोहिनूर हीरा लेके आए और हिजड़ा जो कोहिनूर हीरा लेके आए और उस कोहिनूर की हीरा की देखो विसाद देखो कि वो जिस भी सल्तनत में गया उस सल्तनत का नाश हो गया। अच्छा। जिसके पास भी गया, चाहे वो स्लेव डायनेस्टी में गया, स्लेव डायनेस्टी बहुत जल्दी खत्म हो गई है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, सुल्तान फटाफट खत्म होते गए। आजकल तो ब्रिटिशर्स के पास है। फिर मुगल काल आया, मुगल काल में फटाफट 1857 में बहादुर शाह जफर का ही अंत हो गया। उन्होंने कोहिनूर हीरा फिर जब अलग अलग सल्तनत के पास गया, अफगानों के पास गया और अफगान से फिर ये जो है महाराजा रंजीत सिंह के पास आया और सारी सल्तनतें खत्म होती गई है ना। जो सिख एक पूरा राज्य था वो भी धीरे धीरे खत्म। जिसके पास भी वो जिसके मुकुट में वो सजा वो उसका अंत हो गया। और फिर बाद में ये जो कोहिनूर हीरा है ये महारानी के पास गया, विक्टोरिया, तो उसके मुकुट में जैसे ही सजा उसकी सारी कॉलोनियां कोलैप्स हो गई है ना। और 1947 के तक आते आते उसको मोस्टली जो ब्रिटिश साम्राज्य जिसका कहते हैं ना कभी सूर्य अस्त नहीं होता है, हाँ उसका सूर्य अस्त हो गया। आज जो ब्रिटेन है, ग्रेट ब्रिटेन जो था वो क्राइसिस में है। हाँ, ब्रिटेन छोटा रह गया है। छोटा नहीं तो इसका मतलब ये है कि वापस जहाँ से कोहिनूर आया था उसको वहाँ आ जाना चाहिए। भारत आ जाना चाहिए। भारत आ जाना चाहिए। उन मुकुट पे भी डर के मार के नहीं पहनते हैं। हाँ। वो जाए घर में रखा हुआ। ठीक है, वो कैरेट भी धीरे धीरे कम हो गया उसके, जितना कैरेट का पहले था ना वो नहीं। दूसरी बात, मुगल सल्तनत में जब हिजड़ों की जो बड़ी इम्पोर्टेंस थी, अकबर ने बहुत सारे जो किन्नर थे उन लोगों को अपने दरबार में रखा हुआ था और ख़ास करके उनको अपना जो खुफिया तंत्र था उनके पास दिया था। अच्छा। हाँ, अकबर को लगता था कि ये मेरे कान और आँख हैं। अच्छा। ये मेरे थर्ड सेंस हैं। ओके। हाँ, मैं पूरी राज दरबारों में राजा को क्या होता था, एक तो 2 चीजें सही चाहिए होती थी। खबर एक तो बाहर की सिक्योरिटी है ना, कोई दूसरा आक्रमण तो नहीं कर रहा, और अंदर में क्योंकि हमारे अपने जो घर के अंदर हमें बाहर से कम डर होता है, घर पे ज्यादा डर होता है कि घर में ही बगावत ना हो जाए। हाँ जी। खास करके जो रानियां होती थी उसके हरम में बहुत सारी हजारों रानियां थी, तो उन रानियों का जो रानीवास था, जो हरम था, उसके रक्षक जो थे वो किन्नर होते थे। हाँ। तो इस तरह की जो हमारी थी 1857 तक ये चला। 1857 के बाद फिर सल्तनत ख़त्म हुई, मुग़ल सल्तनत, बहादुर शाह जफ़र का राज्य ख़त्म हुआ। मुग़ल सल्तनत ख़त्म होने के बाद अंग्रेज़ों में सारा पूरा भारत जो है वो विलीन हो गया और अंग्रेज़ों के लिए थर्ड जेंडर की कोई वैल्यू नहीं थी। और आई थिंक उनको ये डर भी था कि दे वर मैस्कुलिन, स्ट्रॉन्ग थे फिजिकली और मेंटली इंटेलिजेंट थे, तो उनके लिए थ्रेट भी थे।
तो उन्होंने हम लोगों के दिमाग में डाल दिया कि ये गलत ट्राइब है। हाँ, अगर ये महिला के वेश में रहते हैं तो ये हमारे लिए खतरा ही है, हम पहचान नहीं पाएंगे और ना वार कर पाएंगे। हाँ जी। हाँ। तो इसलिए जो है कि ट्राइबल एक्ट बना, एंटी ट्राइबल एक्ट 1871 में। उसके 1860 में सेक्सुअलिटी पे भी जितने भी होमोसेक्सुअलिटीज हैं या और उन सारी सेक्सुअलिटी पे बैन कर दिया गया, क्रिमिनलाइज कर दिया गया। तो ये सब चीज़ें क्रिमिनलाइज होते गए और हम अपराधी श्रेणी में आ गए ट्रांसजेंडर। और ये सालों साल चलता रहा, माइंडसेट बदलता रहा लोगों को। जिसमें एक्सेप्टेंस थी पहले, उस माइंड में अब ये नफरत पैदा हो गई। और नफरत भी डर के मारी हुई, क्योंकि भारतीय समाज में ये फैलाया गया कि इनको जो भी अपने घर पे रखेगा या इनको जो भी नौकरी पे देगा रखेगा, इनके साथ व्यवहार रखेगा, वो भी क्रिमिनल होंगे। अच्छा, तो इसलिए हमारे उनको साथ मना ही कर दिया गया। इसलिए हमारे साथ कोई भी व्यवहार नहीं रखना चाहता, कोई संपर्क नहीं रख। फिर धीरे धीरे फिर हिजड़ा जो ये समुदाय जो था, वो हिजड़ा समुदाय हो गया, समुदाय और छोटा हो गया और अलग हो गया। और इसमें परंपराएं अपनी हो गई, अपनी परंपराएं, क्योंकि आम लोग फिर इनके साथ उठते बैठते नहीं थे, तो एकदम अलग से हो गए। अपनी परंपराएं, अपने ही शादी का ये आपस में शादी। वैसे हम लोग विवाह से मुझे याद आ रहा है, बिकॉज मेरे को बहुत इंटरेस्ट देते हैं ये चीज़ें कि जो हमसे हटके हैं पर हम उनको क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे, राइट। तो कहते हैं कि जो हिजड़ा कम्युनिटी में जो भी हिजड़ा होते हैं वो सिर्फ एक दिन के लिए ब्याए जाते हैं और अगले दिन विधवा हो जाते हैं। ये क्या कहानी है? मतलब ये महाभारत से इसका लिंक है। महाभारत में जब युद्ध हो रहा होता तो उनके कुल गुरु कहते हैं पांडवों के, जी पांडवों के जो गुरु थे वो कहते हैं कि युद्ध अगर जीतना है तो फिर जो उनकी काली माता है, उनकी कुल देवी है, उसके आगे उनको मानव बलि करना पड़ेगा, मानव बलि देनी पड़ेगी। अच्छा। तो लोगों को पूछा गया, क्योंकि अब उनके पांडवों के परिवार में जो यंग लड़का था कोई नहीं था। अभिमन्यु की मृत्यु हो गई थी चक्रव्यूह में। अच्छा, उसके बाद की बात है। तो फिर सबसे पूछा गया तो कोई भी मतलब नहीं उठा कि मैं अपना बलिदान दूंगा। तो उसमें से एक लड़का उठता है उसके परिवार से, जिसका नाम अरावन होता है। अरावन वो कौन होता है? अरावन अर्जुन का बेटा होता है। अर्जुन का बेटा। अच्छा। उलूपी से पैदा होता है। नागवंश जो था, नागवंश अब जो आदिवासी हैं। हाँ। आदिवासी जो यहाँ के ट्राइबल्स एरिया में, तो मतलब उनकी मदर नागवंश से थी। नागवंश से उनसे पैदा हुए थे। और ये अज्ञातवास में उनका संपर्क होता है। ठीक है। उनसे पैदा होते हैं और उनका नाम अरावन रखते हैं। अरावन कहता है कि मैं अपनी बलि दूंगा, लेकिन मेरी शर्त है कि मैं एक रात के लिए शादी करूंगा। अच्छा। तो एक रात में के लिए तो कोई भी शादी के लिए तैयार नहीं हुआ कि अगले दिन मरना ही है। हाँ जी। तो फिर भगवान कृष्ण के पास जाते हैं। भगवान कृष्ण उनको कहते हैं कि मैं इसका सलूशन देता हूँ। और उन्होंने फिर एक रात के लिए वो कन्या बने, मतलब किन्नर बने। अच्छा। हाँ, भगवान कृष्ण फिर किन्नर बने। तो एक रात उनके साथ उन्होंने मतलब उनकी शादी अरावन से उनके साथ रहे। दूसरे दिन सुबह फिर उनका बलि हो जाती है अरावन की। और कृष्ण जो है वो जो किन्नर बने थे वो विलाप करते हैं विधवा बन के, प्रॉपर विधवा बन के। ओके। और ये परंपरा अभी भी चली आ रही है। साउथ इंडिया में तमिलनाडु स्टेट है, तमिलनाडु में एक जगह है कोवगम। हाँ जी। तो वहाँ पर हर साल समुद्र के किनारे ये वो लोग एक फेस्टिवल होता है शायद इसका। हाँ जी। हाँ, कोवगम में। तो उसमें अरावन को एक मूर्ति बना के रथ में ले जाया जाता है पूरे शहर में, उनको जैसे दूल्हे की तरह। और सारे जितने किन्नर लोग हैं वो दुल्हन की तरह सज जाते हैं। आज तो ये बहुत बड़ा फेस्टिवल हो गया। जी जी। और कई दिन चलता है। अच्छा, कई दिन चलता है। कई दिन चलता है। उसमें अलग अलग तरह के फेस्टिवल्स होते हैं, ब्यूटी पेजेंट्स होते हैं, अपने अपने हुनर दिखाते हैं सब लोग। अच्छा, जैसे पूरा एक फेस्टिवल है 9-10 तो फिर जब अगले दिन उनको क्या उनकी बलि देते हैं मूर्ति की? क्या लास्ट दिन फिर रथ पे ले जाके पूरे नगर में घुमाया जाता है, जैसे रथ यात्रा होती है। हाँ। ऐसे किन्नर लोग सब उनके साथ चलते हैं। और बहुत सारे लोग जो मतलब मेल हैं जो अपने आप जो हिजड़ा नहीं है, जो हिजड़ा भी नहीं मानते अपने आप को, वहाँ पर एक ऐसे कि जिसके ऊपर बुद्ध की छाया है या उनके ग्रह कुंडली में बुद्ध बैठा हुआ है या उनको
किसी तरह की हानि का डर है तो वो फिर एक रात के लिए किन्नर बन जाते हैं। साड़ी अच्छा, पहने तो ताकि उनके जो ग्रह टल जाए सारे। वो एक रेमेडी भी है ये। हाँ जी। अच्छा। ये जैसे अभी आपने सुना, कभी किसी से सुना होगा कि कोई ज्योतिष किसी को बताते कि तुम्हारी कुंडली में बुध है। जेल का योग है। जेल का। हाँ, अच्छा। योग है तो तुम्हारे उपाय पूछते हैं तो वो कहते हैं भी आप जेल से रोटियां मंगा के खा लो। हाँ। कई लोग आते हैं, कई लोग जाते हैं जेल से रोटियां लाने, तो वो अच्छा। खाते हैं तो उनको वो ऐसे बताया जाता है। इसी तरह जिसका योग है बुध का, या बुध अपने आप में कोई खराब ग्रह नहीं है, पर जिस कुंडली में बैठ जाता तो उसका अच्छे में अच्छा होता है, बुरे के साथ बुरा। तो फिर उनको क्या कहते हैं कि आप किन्नर बन जाएं एक दिन के लिए? नहीं, यहाँ तो नहीं बोलते, यहाँ पर बुधवार को दान करते हैं लोग। बुधवार के दिन हरा कपड़ा, हरी सब्जियाँ या हरे वस्त्र इस तरह के जो हैं वो दान करते हैं। बुध के दिन किन्नरों से आशीर्वाद लिया जाता है। अच्छा। क्योंकि बुध जो है नपुंसक ग्रह, मैंने पहले भी कहा। हाँ, और पूर्वज हैं ये हाँ किन्नरों के। है हाँ ना? जी, हाँ जी। तो ये चंद्रवंशियों के पूर्वज हैं। तो इसी तरह के ये जो हैं हमारे समाज में, ये किस्से कहानियाँ जो हमारे को डिस्क्रिमिनेशन करने से बचाते हैं। डिस्क्रिमिनेशन करने से बचाते हैं। तो आप बता रहे थे कि वो सारे लोग वहाँ पे दुल्हन बन के रात को नाचते गाते हैं, तो अगले दिन सुबह जब उनकी बलि दी जाती है अरावण देव की, तो फिर वो क्या वो सारे में वस्त्र वगैरह फिर वो जो सजे होते चेंज कर लेते हैं, तो क्या वो रोते वगैरह भी हाँ हैं? जी, समुद्र किनारे जो होते हैं वो फिर अपनी जैसे चूड़ियाँ हैं हाँ। तो तोड़ देते हैं, जैसे विधवा विलाप करती हैं। अच्छा, वैसे करते हैं? मिटा देती हैं, अपना मेकअप पोंछ लेते हैं और एक विधवा की तरह विलाप करते हैं। पर उसके बाद नॉर्मल है। बट ये क्या ये एक हर किसी को करना होता है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर कोई ये करे रिचुअल? देखो वहाँ सभी जो ट्रांसजेंडर तो जाते ही हैं, पर ये ऐसा नहीं कि सभी करते हैं, जिनकी आस्था होती है। जिनकी आस्था होती है। अच्छा। ऐसा नहीं कि सभी लोग करने लग जाते हैं। हमारे भारत में कई लोग कई अलग अलग धर्मों के मानने वाले हैं, राइट। पर है तो कई मतलब ट्रांसजेंडर। और आशीर्वाद भी लेते हैं लोग। आशीर्वाद भी लेते हैं। जैसे हमारे समाज में, भारतीय समाज में जो बधाई वाला परंपरा वो हिंदुओं की है, वो सनातन परंपरा है। अच्छा। बाकी रिलीजन में ऐसा नहीं है। तो बाकी रिलीजन मतलब बाकी जो जैसे मुस्लिम धर्म है, हाँ। या बाकी और क्रिश्चियनिटी है, उनमें तो नहीं ऐसा। लेकिन भारतीय धर्म जैसे सिखिज्म में भी, और हमारे जैन और बुद्धिज्म या हिंदू, जो भारत की धरती में जो धर्म उपजे हैं, उनमें ये परंपराएं हैं और इन्हीं परंपराओं के अनुसार जो बधाई है वो मिलती है। बाकी धर्मों के ऐसा नहीं कि ट्रांसजेंडर नहीं होते, ट्रांस होते हैं, लेकिन वो जब वो बधाई मांगने जाते हैं तो वो एक हिंदू परंपरा के अनुसार जाते हैं। ओके। तो ये एक डेरा होता है, जैसे कहते हैं कि ये किन्नरों का डेरा है, तो क्या भी आप भी उस डेरे के पार्ट रह चुके हैं? मतलब आप जब आपने रियलाइज़ किया तो क्या आप डेरे के पास गए थे? हाँ जी, पहले जब ये स्ट्रगल तो खुद के अंदर चलती है, और जब एक्सेप्टेंस हो जाती, खुद की एक्सेप्टेंस हो तो समाज छोड़ देता है जी। जब समाज पकड़ा होता तो खुद छूट जाता है। राइट। हाँ जी। तो इसमें से दोनों में से इंसान को एक चूज करना होता है, या तो खुद को अपना ले या समाज को अपना ले जी। अगर हमें लगता है नहीं ज़्यादा ज़रूरी अपने आप को अपनाना है, समाज को अपना के कोई फ़ायदा नहीं है। समाज तभी अपनाएगा मुझे जब मैं खुद को अपनाऊंगी जी, और प्राउडली फील करूँ कि हाँ यस आई एम ट्रांसजेंडर, मैं किन्नर हूँ, हिजड़ा हूँ, मैंने एक्सेप्ट कर लिया ये। एक्सेप्ट कर धीरे धीरे फिर एक्सेप्टेंस वो समाज में भी आ जाती हैं, जैसे हाँ। मेरे केस में रहा। और ये जो चीज़ें हैं मतलब खुद की जो एक्सेप्टेंस है, मैं बाद में गई हूँ जब मुझे लगा कि जब मैंने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया तो समाज फिर छूट जाता है। समाज में फिर बहुत सारी चीज़ें डिस्क्रिमिनेटरी हो जाती हैं, और उस समाज से मैं फिर जब कोई साधन नहीं कमाने खाने का, कुछ भी नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं, तो हमें एक ही दरवाज़ा नज़र आता किन्नर डेरे का जी। और डेरे का भी मैं धन्यवाद करूँगी कि वो परंपराएं सैकड़ों सालों से हैं जी। उस परंपरा में ही किन्नर एक बच्चा जो है, वो जो ट्रांसजेंडर वुमेन है, अपने आप को मानती है, अपने आप को अलग मानती समाज से, तो उनके लिए एक ही दरवाज़ा है। उस दरवाजे को देखते वहाँ एक्सेप्टेंस है, वहाँ पे आपको अपने ऐसा प्यार मिलता है शायद कि वहाँ पर गुरु परंपरा के हिसाब से
फिर रहना पड़ता है। गुरु शिष्य परंपरा में एक गुरु को चेला बनाते हैं फिर, और बॉडी का मतलब कई लोग मतलब मोस्टली तो चेंज हो जाती है बॉडी। चेंज मतलब करते हैं कैसे, मतलब पहले तो ये जो परंपरा थी बड़ी खतरनाक थी, लेकिन आज बहुत आसान भी समझ लो। आसान तो क्या कहेंगे कि हाँ मतलब एक डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में होता है सब कुछ, बॉडी चेंज, जेंडर। पहले तो आई थिंक नहीं, डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन पहले डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में नहीं होता था, खुद ही करते थे। हाँ। तो बहुत खतरनाक होता था। पहले इसको वर्ड जो था कैस्ट्रेशन का वर्ड था। तो कैस्ट्रेशन जो था वो बहुत मुश्किल पर एक प्रोसीजर था, जो आज जिसको आज हम बोलते हैं जेंडर करेक्शन सर्जरी। ओके। वो थोड़ा बिट मतलब इजी है, लेकिन इजी तो नहीं हो सकता क्योंकि पर उस तरीके शरीर से को, हाँ शरीर में ये है कि आपको एनेस्थीसिया वगैरह ये देना पड़ता है, हार्मोन्स देने पड़ते हैं, सर्जरी होती है। सो इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस। इट्स लॉन्ग प्रोसेस। कितना टाइम लगता है? सालों लग जाते हैं। तो इस प्रोसेस के बाद आपके फेशियल हेयर रुक जाते हैं, आपके बॉडी में जो डिजायर्ड चेंजेस है वो चेंजेस हो जाती हैं और हाँ। धीरे धीरे होती हैं बॉडी में चेंजेस। और दूसरा फेशियल जो है वो रिमूव हो जाते हैं, धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। तो इससे एक सेटिस्फैक्शन मिलती है कि अब मैं वाकई वो हूँ जो मैं दिखना चाहता था और जैसा मैं बनना चाहता था। जेंडर डिस्फोरिया जो होता था वो बॉडी डिस्फोरिया वो नहीं होता अब। हाँ, पहले होता था। अब अपने आप को देख के ऐसा लगता है कि यस दिस वाज व्हाट आई वांटेड टू बी। पहले ये होता था कि अपने आप से नफरत होती है, अब नहीं होती है। और थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और इतना डर भी नहीं लगता समाज से। आप अब हम सबको जागरूक करें कि आजकल क्या हो गया है कि पहले तो हमें ये मतलब नहीं पता, जैसे मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछा था, कई बाय बर्थ होते हैं, कई जो जैसे आपका मैं एग्जांपल लूँ कि आप बिल्कुल फिज़िकली ठीक थे लेकिन अंदर से आप एक लड़की महसूस करते थे। तो इनमें क्या वेरिएशंस हैं, मतलब कि कितने टाइप्स के होते हैं? या आप जैसे आज की डेट में एक ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हैं, बहुत मतलब बहुत एक्टिव हैं आप इस कम्युनिटी में, तो कैसे केसेस आपके पास आते हैं? क्या अभी भी लोग कंफ्यूज्ड हैं कि हम एक्चुअली हैं क्या, और किस तरीके से आप उनकी हेल्प करते हो, और क्या क्वेरीज होती हैं, और मेंटल ट्रॉमा कितना होता है? देखिए ये भी बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों में कि जो पैदा होते हैं वही असली होते हैं ना। ऐसा नहीं होता है। मैं सभी मतलब जो देखने वाले हैं, सुनने वाले लोग हैं, उनको बताना चाहूँगी कि जो जेंडर है इट्स नॉट इन बिटवीन ऑफ टू लेग्स, इट इज़ इन बिटवीन ऑफ 2 ईयर्स। जो हमारे दिमाग में जेंडर, आप अपने आप को औरत मानते हैं, कोई पुरुष मानता है जी। कोई अपने हिजड़ा मानता है, किन्नर मानता है, जो भी मानता है वो दिमाग से मानता है जी। हमारे जेनाइटल्स डिसाइड नहीं करते हैं कि हम क्या जेनाइटल में अगर कोई जैसे किसी का ट्यूमर हो गया है ना, अगर उसको रिमूव करना पड़े तो वो हिजड़ा नहीं हो जाता है। बिल्कुल है ना। अगर हमारी बॉडी के अंग पैदा होते ठीक नहीं है तो वो हिजड़ा नहीं है। राइट। है ना। वो उसको वैसे इंटरसेक्स कहते हैं, लेकिन वो अपने आप को क्या डिसाइड करेगा वो बात उसकी मर्जी है, वो उसकी। हाँ। ऐसे हमें है, हमारे जेनाइटल अगर ठीक भी हुए हैं, हम लोग सही जेनाइटल में आए हैं, लेकिन हो सकता है हमारे जो जेंडर है वो मिसमैच हो गया हो। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जेंडर जो दिखाई नहीं देता है। हाँ। है ना। हमारे सोल जो है दिखाई नहीं देती। हम हवा पानी है, सब हवा है, हमें दिखाई नहीं देती है, पर है। तो इसलिए सोल भी दिखाई नहीं देती, बट है। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो परमात्मा ने कुछ पर्दे किए हैं, जन्म का और मृत्यु का, जिसको कोई नहीं समझ सकता। और इस ब्रह्मांड में क्या क्या है हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि इस ब्रह्मांड में है क्या। हम अभी तक खोजें कर रहे हैं। हम लोग फाइनल निष्कर्ष पे या उसका रिजल्ट पे नहीं पहुंचे। आज हम रिसर्च करते हैं, कल को बदल जाती है। हाँ जी, बिल्कुल, हर रोज ही बदलती हैं। राइट। आज हम ये बोलते हैं, आप हमें बोल रहे हो, मैं दुनिया को बोल रही हूँ कि आप खुद ही अपने आप में फिक्स नहीं हो। जो हमसे डिस्क्रिमिनेशन करते, भेदभाव करते हैं, उनको खुद भी अपनी सेक्सुअलिटी पे कंफर्म नहीं है। एग्जैक्टली। अगर कंफर्म हो, अगर आपको लगता है आप स्ट्रेट हो, तो आपको किस चीज़ का डर है ना। आप हमारे साथ बैठो उठो, आप कोई बदल थोड़ी जाओगे। 40 साल 50 साल आप एक जू में काम करते हो तो बंदर बन के थोड़ी निकलते हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप किसी
LGBT कम्युनिटी के साथ रहते हो, ट्रांसजेंडर के साथ रहो, आप हिजड़ा थोड़ी हो जाओगे। बिल्कुल। अगर आपको लगता है कि आप कंफर्म हो मैं स्ट्रेट हूँ, मेरे फीमेल की तरह अट्रैक्शन है या मेल की तरह, तो आपको कौन चेंज कर सकता है? कोई नहीं कर सकता, थोड़ी चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल। आप फिसल गए तो वो अलग बात है राइट है ना। वो मैंने नहीं कहा आपको आप मेरी तरह अट्रैक्ट हो जाओ। राइट आपके अंदर अट्रैक्शन था तब आप आए हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप कंफर्म हो कि मेरा फीमेल की तरह अट्रैक्शन है, तो कोई दुनिया की माई का लाल नहीं जो आपको टेढ़ा कर दे। राइट राइट। आप खुद ही फिसल गए। राइट। इसका मतलब आप ही खुद में ही गड़बड़ है। आपको खुद नहीं, क्योंकि लोग बाइसेक्सुअल भी होते हैं। मुझे तो कंफर्म है ना, मैं एक ट्रांस हूँ। हाँ। मुझे सेक्सुअलिटी से ज्यादा जेंडर का प्रॉब्लम है। हाँ जी हाँ मेरा अट्रैक्शन क्या है डजंट मैटर, मेरा बेडरूम में कौन आ रहा है क्या आ रहा है डजंट मैटर, किसी को क्या लेना देना। बट मेरी आइडेंटिटी क्या है, मेरी पहचान क्या है, मैं दुनिया में क्या बोलूं, अपने आप को लड़का बोलूं, लड़की बोलूं, एक हिजड़ा बोलूं, खुसरा बोलूं, किन्नर बोलूं, क्या बोलूं? एब्सोल्युटली। उसकी पहचान भी तो होनी चाहिए। और लीगल दुनिया में जब कानून नहीं था, जब नेचुरल कानून थे, जो नेचर का कानून, उसके अकॉर्डिंग सब बराबर थे। सारे पूरी दुनिया में सब बराबर हिसाब से आए हैं, सबको खाना मिल रहा, छाया मिल रही, धूप मिल रही, बारिश मिल रही है। लेकिन जब से हमने लिखित कानून ये बना दिए, इसके लिए ये है, उसके लिए वो है, ये फीमेल के राइट्स हैं, ये मेल के राइट्स हैं। राइट, एब्सोल्युटली। इफ आई एम थर्ड जेंडर, देन हु इज फर्स्ट जेंडर? And why male is first gender? Why male first gender? आप औरत के सामने वुमेन लिखते हो, वुमेन के पीछे तो आदमी पड़ा हुआ, वू के बाद मैन है। आप ह्यूमन राइट्स यू के बाद तो फिर मैन है, सारे मैन ही मैन पड़े हैं पीछे। उस मैन को पीछे हटा के उसको बराबर इक्वालिटी इक्विटी उसके मतलब बराबर लाए ना। ये जो वर्ड बनाए, जब 5 देशों ने ये कहा कि यूएन बनाया है, यूनाइटेड नेशन 5 वीटो पावर ले गए हैं, उसमें कौन बैठा? सारे आदमी बैठे थे, औरत कौन सी बैठी नहीं थी? बैठी थी। कौन सा हिजड़ा बैठा था? हिजड़े ने थोड़ी परमाणु बम बना दिए। बिल्कुल बिल्कुल। हिजड़े ने थोड़ी कहा कि धरती को खत्म करो। हम तो प्रकृति के लोग हैं, हम प्रकृति के अनुसार चले। हम लोग भक्ति आंदोलन शुरू करने वाले लोग, हम सूफिज्म शुरू करने वाले लोग, हम देवदासी प्रथा शुरू करने, हम परमात्मा को मानने वाले लोग, हम भगवत गीता की नहीं, हम भगवत गीता को नहीं, भगवत गीता की भी मानते हैं। इसीलिए हमने भगवान ने कहा केवल अहम पुरुषम, वो पुरुष हैं, हम स्त्री हैं। हम स्त्री हो गए हैं। उसने कहा उन्होंने कहा कि प्रकृति स्त्री है, हमने मान लिया, आपने तो नहीं माना। है ना। आप तो भगवत गीता को पूजते हैं, हजारों बारी पढ़ लिया होगा, लेकिन आप अपने आप को तो औरत नहीं मानते हैं। भगवान ने कहा कि मैं पुरुष हूँ और प्रकृति स्त्री है। इसीलिए चाहते ना चाहते हुए भी भगवान ने आपको ठोक के कहा कि आप स्त्री मानोगे। इसीलिए अब अपनी आत्मा को स्त्री भाव में संबोधित करते हैं। मेरी आत्मा भूखी है, प्यासी है, मेरी आत्मा जीवित है, मर गई। ये तो नहीं कहते मेरा आत्मा भूखा है, मेरा आत्मा मर गया है। वो तो स्त्री है। आप आदमी भी अगर मूछें खड़ी करके भगवान कृष्ण के आगे खड़ा हो जाए तो कहेंगे भगवान तो हंसने लगे, तुम अपने आप को मर्द मानते हो, स्ट्रेट खड़े हो, टेढ़े हो जाओ। है ना। तो टेढ़े, वो तो खुद उनको पता था कि मूर्त रूप में वो भगवान है, अर्च विग्रह उनकी, वो 3 जगह से टेढ़े हैं, त्रिभंगी हैं। ठीक है, 3 जगह से वो टेढ़े हैं, तो मर्द को तो टेढ़ा करना ही था। तो जो मर्द है वो भगवान कृष्ण के आंखों में देखता तो वो टेढ़ा होकर देखता है, ऐसा थोड़ा टेढ़ा होना पड़ता है। तो भगवान हमेशा जानते हैं उनको कि किसको टेढ़ा करना है। इवन भगवान भी अर्ध नारी और अर्ध वो हैं। ये तो हर एक के इंसान के अंदर अर्धनारी होता है। हमारे अंदर आत्मा है, एक पुरुष जो अपने आप को मर्द माने, उसके अंदर आत्मा तो स्त्री है, तो वो भी अर्ध है ना। हम लोगों ने इतना मैं तो कहना चाहूंगी कि कोई ट्रांसजेंडर, हिजड़ा, किन्नर कुछ नहीं, सभी बराबर हैं। बिल्कुल, सब इंसान है। और इंसान जो इंसान शब्द भी पुरुष से ही आता है। हाँ जी। शब्द ना, ये सब स्त्री वाला तो कहीं है ही नहीं। ये जो कपड़े हैं ना, ये इन्फीरियर हैं। जो महिलाओं के कपड़े हैं वो इन्फीरियर माने जाते हैं। पुरुष के कपड़े जो हैं वो मेल वाले पैंट शर्ट पहने वो सुपीरियर हैं। वो वाले कपड़े अगर पुरुष पहने तो सुपीरियर हैं। हाँ, अगर वही कपड़े महिला भी पहनेंगे तब भी सुपीरियर है। अगर ये साड़ी को पुरुष मैंने कहा छक्का हो गया है, वो हिजड़ा हो गया है, उसको नीचे दिखा देंगे भी, चल नीचे चलो तुम, है ना, वो इन्फीरियर हो गए हैं। तो ये भी तो सुपीरियर। और कपड़ों का क्या जेंडर होता है बताओ? कपड़े में किल्ली में टांगे हुए हैं, उनसे पूछना कि कपड़ों को कि आपका जेंडर क्या नहीं, वो टैग लगा दिए गए हम लोगों। ये गे है, ये लेस्बियन, ये ट्रांसजेंडर है, ये आदमी, ये औरत है, ये फलाना है, ये फलाना है। इसको हमने सारा ही
एक खिचड़ी बना दी है बिल्कुल। और उसी के अकॉर्डिंग हमने हमारे जो लॉ बन गए हैं, ये तो सब अंग्रेजों के गड़बड़ वो घोटाला छोड़ है। गए और हमने उसी के पीछे अपने आप को अंग्रेजों लगाया। ने फटाफट जाके वहाँ ठीक कर लिया। हाँ जी। हम सब लोग वेस्टर्न चश्मे से देखते हैं कि वहाँ तो फलाने राइट्स हैं, ये राइट्स हैं। हाँ। अब ये नहीं सोचते कि हमारे भारत इतना सुंदर देश था जहाँ पर जी। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। जी। हम लोग डिस्क्रिमिनेशन सिखा के उन्हें लॉलीपॉप दे के चले गए और हम उसी को चूस रहे हैं, उस लॉलीपॉप को चूस रहे हैं। हमें तो बाहर निकलना चाहिए, हमें पुरातन सभ्यता में जाना चाहिए कि अरे हम लोग तो वैदिक काल के लोग थे। तो वेद में लिखा है विकृति में एवं प्रकृति, जो विकृति है वो भी प्रकृति का हिस्सा है। इसे व्हाट सीम्स अननेचुरल इज आल्सो नेचुरल, हमें वेद सिखाता है। हमें वेद सिखाता है नर नारी और तृतीय प्रकृति, दिन होता है, रात होती, तो संध्या भी होती है, शाम भी होती है। शाम जो होती है बहुत खूबसूरत सुरमई होती है और शाम हम हैं। हम सुंदर हैं, हम किसी से कम नहीं है, सभी सुंदर हैं। प्रकृति का जो बनाई सब चीजें सब सुंदर हैं, लेकिन शाम में कुछ अलग बात होती है। उसमें दिन और रात का मिलन होता है। जो मिलता है, हमारा शरीर भी एक औरत से मर्द से औरत की तरफ जब जाता है। कोई आप लोग बोलते हैं कि ये बन गया, फलाना बन गया, कौन बनता है? आदमी अगर मैं बोलूँ किसी आदमी को हिजड़ा, वो साड़ी पहन के सड़क पे घूमे, कोई पहनेगा? नहीं बनेगा। अगर कोई आप चाहते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन कैसा होता है, आप बार बार सब लोग पूछते हैं डिस्क्रिमिनेशन होता है आपके साथ? मैं कहती हूँ हाँ होता है, पर होता है कैसे, ये कैसे बताएं एक्सपीरियंस? ये मैं कहूँगी कि आदमी साड़ी पहन के सड़क पे घूमे, उसको पता लग जाएगा कि क्या होता है डिस्क्रिमिनेशन। एक औरत है वो डिसऑर्डर हो जाए, बिकॉज पीपल से वो हम डिसऑर्डर हैं, पीपल से यू आर डिसऑर्डर। मैं कहती हूँ यस आई एम डिसऑर्डर बिकॉज आई नेवर फॉलो ऑर्डर। मैं क्यों ऑर्डर फॉलो करूँ, है ना? मैं तो कुदरत खुद टेढ़ी है। कुदरत तो स्ट्रेट नहीं, स्ट्रेट लाइन होती है। डेड बॉडी होती है स्ट्रेट। जो जीवन है वो टेढ़ा होता है। जीवन में ही उतार चढ़ाव आते हैं, जीवन में ही ज्वार भाटा आते हैं। हम कहेंगे शांति मिल जाए, शांति तो मौत के बाद। इसीलिए मैं सभी को कहूंगी, जब मेरे पास बहुत लोग आते हैं उनका जीवन अशांत रहता है, मैं कहा अशांत ही जीवन है ना? अगर आप चाहते हो शांति मिल जाए, मेरे जीवन में शांति हो, तो मृत्यु का आप आह्वान कर रहे हो। आप कह रहे हैं मृत्यु आ जाए, मृत्यु आ गए, उसके बाद शांति है। फिर कोई नहीं आपको, ना आपके बच्चे तंग करने, ना हस्बैंड तंग करने, वाइफ तंग करने, खत्म, अपने जीवन से मुक्ति चाहो। तो ये जीवन है। और अपने बच्चों को सिखाओ कि एक जेंडर, दो जेंडर, बहुलिंगीय समाज है। रामायण में पढ़ो, रामायण, वाल्मीकि रामायण ढंग से पढ़ो, समझो उसको कि नर नारी और तृतीय प्रकृति कैसा वर्णन हुआ है। बानर का भी वर्णन हुआ, हनुमान जी हैं, जामवंत हैं, वहाँ पर गरुड़ हैं, सर्प हैं, कितने सारे जेंडर हैं उसमें, है ना? आप एक ही जेंडर में फंस गए हो। जानवर बोल नहीं सकते अपने राइट्स के लिए, तो वो रह गए साइड पे। इसलिए रामायण महाभारत, ये अपनी जड़ों से जुड़ो, अपनी ग्रंथों से जुड़ो। आप सिर्फ, मैं ये नहीं कि मैं हिंदुज़म की तरफ मोड़ रही हूँ, आप सनातन परंपरा के साथ साथ आप सिखिज़्म के जो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को पढ़ो, ढंग से पढ़ो, उनको सही मायने में उसका आचरण करो। वो उसमें तो ये जीव आत्मा लिखा है, आत्मा और परमात्मा, है ना? वो बहुत सुंदर वाणी है, आप उसको पढ़िए। गुरुओं ने जो वाणी हमें बताई है वो आत्मा और परमात्मा का एक वार्तालाप है, एक बातचीत हो रही है। हाँ जी। पर आत्मा से कौन पढ़ेगा? ध्यान तो इधर उधर है ना? हम आत्मा से पढ़ते नहीं, हम गुरु ग्रंथ साहब जी को पढ़ते नहीं, आत्मा से परमात्मा को सुना रहे हैं। ये परमात्मा। इसी तरह गीता में हे धनंजय, मेरा नाम धनंजय मैंने चेंज नहीं किया, क्योंकि मुझे बहुत सुंदर लगता है कि भगवान कृष्ण बार बार कहते हैं हे धनंजय। अर्जुन का नाम धनंजय नहीं था, वो धनंजय क्यों उसको बुलाते थे? क्योंकि वो अपने लक्ष्य पे केंद्रित रहता था। अपने गोल पे, वो जो उसने टारगेट बना रखा उस पर फोकस रहता था, तो उसको धनंजय कहते हैं। तो मैं भी ये अब सोचती हूँ कि जो मेरा टारगेट है, मेरा जो लक्ष्य है, मैं उस पर केंद्रित हूँ। नाम का कोई जेंडर नहीं होता है, सिमरनजीत कौर भी है, सिमरनजीत सिंह भी होता है। राइट। तो नाम में क्या रखा है? जब आप काम करोगे नाम अपने आप ठीक हो जाएगा, है ना? तो इसलिए ये जो पैट्रियार्की है ना, इससे थोड़ा सा हमें वो खत्म करनी चाहिए। हाँ, उसको हिलाना चाहिए। और भगवान विष्णु के मंदिर में हम पुरुष बन के जाते हैं, ये हमारी परंपराएं रही हैं। और जब हम माता लक्ष्मी के मंदिर में जाते हैं, उनको अर्च विग्रह को स्नान करवाते हैं, उनके वस्त्रों को चेंज करते हैं, तो पुरुष नहीं करता है। वो जो पुरुष है, पंडित है, वो
महिलाओं के वस्त्र पहन के जाने चाहिए, उसको जाते भी हैं, ये हमारी परंपरा रही है। ये अभी भी करते हैं हाँ जी, माँ बद्रीनाथ में तो ऐसा ही है कि जब माँ लक्ष्मी के वो करने होते हैं, माता लक्ष्मी को जब स्नान करवाते तो पुरुष नहीं चेंज करता ना कपड़े, पर ये परंपरा है कि पुरुष ही मंदिर में जाएगा, उस वेदी में जाएगा पुरुष ही जाएगा। लेकिन आप पुरुष जाएगा तो माता के दरबार में तो नहीं जाएगा ना पुरुष बन के। माता लक्ष्मी को स्नान करवाना तो आप उनके कपड़े कैसे खोल सकते हो? हाँ। तो इसलिए वो जो पंडित है वो साड़ी पहनता है और अपने आप को स्त्री बना के, भगवान कृष्ण का है ना कि केवल अहम पुरुषम, तो वो उसी को बात को ध्यान रख के अपने आप को साड़ी पहन के मंदिर में जाता है। ऐसे वृंदावन में भी कोई पुरुष नहीं जाता था। अभी तो सब लोग, इसमें तो पता ही नहीं लोगों की क्या है, उसमें भगवान कृष्ण जैसे कहते हैं केवल अहम पुरुषम, वृंदावन में कोई पुरुष नहीं जाता, वहाँ तो सभी स्त्री भाव में जाते हैं, गोपियाँ जैसे कहते हैं। हाँ जी। तो इसलिए वल्लभाचार्य जी एक बार श्रृंगार कर रहे थे, वो स्त्री का रूप धारण कर रहे थे। हाँ। है ना, उनकी मूछ दाढ़ी भी थी लेकिन वो श्रृंगार कर रहे थे जी, क्योंकि उन्होंने भगवान वल्लभाई कौन थे? वल्लभाचार्य जी, वल्लभाचार्य स्वामी थे बहुत बड़े वहाँ पर। अच्छा। तो जो सखी संप्रदाय भी और वल्लभ संप्रदाय भी आता है, तो मीरा जी उनके आश्रम गई, उन्होंने उनके शिष्यों को कहा मुझे उनसे मिलना है, उन्होंने जवाब भेजा, अंदर एक सवाल लेके गया। वल्लभाचार्य जी ने कहा कि मैं तो स्त्रियों से नहीं मिलता हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ। तो मीरा जी ने दोबारा से पलट जवाब किया कि अरे वृंदावन में कौन पुरुष पैदा हो गया, वृंदावन में तो सभी सखियां हैं भगवान की। तो भागे हुए बाहर आए, उन्होंने कहा कि मेरे से गलती होगी, मैंने अपने आप को पुरुष मान बैठा था। अच्छा। तो ऐसे ही हमारी संस्कृति, हमारा जो सभ्यता थी, हमारा जो सनातन परंपरा रही है, हमारी भारत की परंपराएं रही हैं, उसमें स्त्री को जो नारीवाद है वो बहुत ही हावी रहा है। हमने इसको जो पेट्रियार्की मर्द सत्ता है वो कहीं ना कहीं इधर उधर से लेके आए, और इसलिए हम लोग आज ये जो पेट्रियार्की है, जो मर्द सत्ता, क्योंकि आई थिंक भारत ही एक ऐसा देश है या हमारी संस्कृति है जहाँ पे इतनी हम देवियों की पूजा करते हैं, इतनी देवियाँ हैं जिनके आगे हम अपना शीश झुकाते हैं। और देवियों के साथ साथ ये पूजा की बात नहीं है, हमारे भारतीय जो समाज में स्त्रियां भी बहुत पढ़ी लिखी थी। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कि हमारे अंदर खुलापन था। हमारे अंदर जो एक सेक्स वर्कर थी उसको भी बहुत सम्मान की दृष्टि से नगर वधु कहा जाता था। मगध का जो साम्राज्य था उसमें पाटलिपुत्र उनकी राजधानी थी। पाटलिपुत्र में नगर वधु थी चित्रलेखा, उसका भी उतना ही सम्मान था जितना बाकी स्त्रियों का था। और इसी तरह वैशाली जो था, वैशाली में आम्रपाली थी, उसका भी बहुत सम्मान था। ऐसे बहुत हजारों जो नगर वधु थे। हमारे भारतीय समाज में जो कोठा तवायफ अभी तक भी 200-250 साल पहले तक भी जो वो परंपराएं रही कि सेक्स वर्क का वो जगह नहीं होती थी, वहाँ पर कलाएं होती थी। हमारे इंडिया में ही जो हीरा मंडी है या और भी हीरा मंडी आप आजकल बड़ा सुनने वाला है। हीरा मंडी में बड़े बड़े जो सेठ साहूकार थे, राजा महाराजा, जो मुगल दरबारों में अपने बच्चों को हीरा मंडी में जो तवायफ के पास भेजा जाता था ताकि वो अदब सीखे, लहजा, एक एटिकेट सीखे। आप सोचो कि तवायफों के पास इतना एटिकेट्स, इतना अदब होते थे जी, कि वो उनके पास वो टीचर होते थे अदब के। जी 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 जी। तो आज कहाँ है वो सब चीज़ें, खत्म है सब चीज़ें। धनंजय, आपसे बात करके ऐसा लगा कि हमने इतिहास की भी काफ़ी जानकारी ली, बिकॉज़ आप MA हिस्ट्री के टॉपर भी रह चुके हैं, आपने हिस्ट्री में अपनी पढ़ाई करी है। और साथ में एक छोटी सी मैं इनसे किस्सा सुनना चाहूँगी कि ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट, शी इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, आई स्टैंड करेक्टेड। इन्होंने बैचलर्स में अपने कॉलेज में 3 साल टॉप किया, फिर इन्होंने हिस्ट्री MA करी पंजाब यूनिवर्सिटी में, इफ आई एम राइट, ड्रॉप हो गया था मुझे। फिर इनको MA हिस्ट्री में ड्रॉप आउट करना पड़ा, और फिर इन्होंने कोशिश करके अगले साल LLB करने की कोशिश की, और उसमें भी इनको ड्रॉप आउट करना पड़ा। बस ये छोटा सा एक सवाल का जवाब पूछेंगे कि इनके ड्रॉप आउट का कारण क्यों था, क्या था, आखिर क्यों इन्होंने 2 बार कोशिश क्यों करी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने की, एक ही बार करके ख़त्म करते। तो जानते हैं कि क्या कारण था, और दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी।
देखिए मैंने बीए ऑनर्स किया और आई वाज टॉपर एट दैट टाइम। मैंने उसके बाद एमए हिस्ट्री में एडमिशन लिया, बट डिस्क्रिमिनेशन जो था वो इतना हाई लेवल पे था उस समय। किससे? टीचर से, मैनेजमेंट से? स्टूडेंट्स यानी टीचर्स आपके भी करते थे, बट टीचर्स डायरेक्टली कुछ नहीं बोलते थे। उस समय मेरे साथ रैगिंग हुई, तो रैगिंग करके मुझे फिर भागना पड़ा वहाँ से। अच्छा, इतनी बुरी रैगिंग हुई थी आपके साथ? सेक्सुअल हरासमेंट हुआ। तो आपने कंप्लेन नहीं करी? कंप्लेन कोई सुनता नहीं था उस समय, कोई इसके बारे में बात ही नहीं करते थे। फिर दूसरे साल मैंने एलएलबी में एडमिशन लिया, वहाँ कि फिर से मैं कोशिश करूं पढ़ने की आगे, मतलब ये इसलिए आपने ली एलएलबी में? फिर एलएलबी में मैंने सोचा चलो दोबारा करते हैं। और फिर मैंने जब ये कुछ दिनों बाद मेरे साथ फिर दोबारा से रैगिंग हुआ, एक कमरे में बंद कर दिया, वहाँ सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ मेरे साथ 10-12 लड़कों के द्वारा। फिर मैंने वो भी छोड़ दिया, लॉ भी छोड़ दिया। मतलब आपने दोनों पढ़ाई इसलिए छोड़ी क्योंकि आपके पीयर ग्रुप, आपके जो 7 बच्चे होते थे, उन्होंने आपको पढ़ने ही नहीं दिया? उस समय ये समझ नहीं होती थी ना कि कोई बच्चा अगर या तो फिर सीधे हिजड़ों में चले जाओ, लेकिन कोई बच्चा अगर बाहर आना चाहता, पढ़ना चाहता है समाज के साथ, मतलब टॉर्चर वाज दैट स्ट्रांग कि आप कंटिन्यू नहीं कर पाते? एक्सेप्टेंस नहीं था। एक्सेप्टेंस हमारे साथ क्यों पढ़े कोई, ये सब चीज़ें हैं, हिजड़ा पड़ेगा हमारे साथ। जैसे पुराने ज़माने में कोई 100-200 साल पहले जो अनटचेबिलिटी थी कि एक दूसरी कास्ट। लेकिन जब आप क्लास में जाते थे तब तो आई थिंक आपने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करवाई थी ना फिजिकली? नहीं, पर एक हमारा जेंडर एक्सप्रेशन भी होता है ना, चाल और उस तरीके से बात करने का, जेंडर रोल होते हैं। सारा कुछ कपड़ों से नहीं होता है, आपके बिहेवियर भी होता है कि आप लड़कियों की तरह उठना, बैठना, बात करना, वो काम जो लड़कियां करती हैं वो सब, बात करने का तरीका एक फेमिनाइन होता है, तो लोग हंसते थे। तो इस कारण भी ये सब चीज़ें। फिर मैंने बाद में डिप्लोमा किए, डिप्लोमा इन रशियन लैंग्वेज, डिप्लोमा इन फ्रेंच लैंग्वेज, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस। फिर बाद में मैंने एक एमए की जब जेंडर आइडेंटिटी उस समय मिली 2014 में, हमें थर्ड जेंडर रिकॉग्नाइज किया गया। जी, सुप्रीम कोर्ट ने एमए कर लिया सोशल वर्क में। अच्छा। फिर उसके बाद जब ये 2014 में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई, उसके बाद फिर मेरा अपने सारे डॉक्यूमेंट चेंज किए और मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। तब और आपने अपने दम पर वहाँ पे अलग से हॉस्टल बनवाए और वॉशरूम्स वगैरह। आज वहाँ पर एक विद्यार्थी, ट्रांसजेंडर विद्यार्थी जाके बिल्कुल फ्री माइंड से पढ़ सकता है, कोई बर्डन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसको पढ़ना है। डिस्क्रिमिनेशन लेवल भी बहुत कम हुआ थोड़ा सा। अगर मैं सभी बच्चों को कहूँगी कि वो कॉन्फिडेंस रखें अपने अंदर, एक आत्मविश्वास रखें, खुद पैदा करें, अपने आप से बात करें, बच्चों से बात करें, साथियों से बात करें, थोड़ा अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएं, तभी डिस्क्रिमिनेशन कम भी होगा। अभी बहुत कम है, लेकिन अगर होता भी है तो थोड़ा अपने लूज जो वो हमारा जो कॉन्फिडेंस है उसके कारण हो। वो किसी के साथ भी, अगर एक लड़की भी है, अगर उसका गाँव से आई है, उसको कॉन्फिडेंस नहीं है, तो सभी लगेंगे ये हिंदी मीडियम टाइप है, देखो कैसी चल रही है, ये है, वो उसको बोलने का तरीका नहीं है। ऐसे सबके साथ होता है। और डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ थोड़ा बढ़ जाता है क्योंकि वो ट्रांस बच्चा है। तो मैं अपने सभी साथियों से कहूँगी थोड़ा अपना कॉन्फिडेंस रखिए, है ना, और पढ़ाई पे ध्यान रखिए। बहुत सारे लेग पुलिंग भी करते हैं इधर उधर। विद इन कम्युनिटी बहुत सारी प्रॉब्लम है, कम्युनिटी के अंदर भी, ऐसा नहीं कि समाज में ही प्रॉब्लम है, विद इन कम्युनिटी बहुत प्रॉब्लम है। ट्रांसजेंडर भी एक दूसरे के नहीं मतलब जो थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं तो वो एक दूसरे की लेग पुलिंग करने ले जाते हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं होना, जो एक सिस्टम, क्योंकि हम अभी न्यू बॉर्न बेबी हैं। जी, अगर हम एक दूसरे की टांग खींचेंगे तो सारे जो राइट्स मिल रहे हैं उसमें कहीं क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। और लोग पहले ही हमारे साथ टैबू जुड़े हैं समाज में, टैबू स्टीरियोटाइप्स, वो फिर वैसे के वैसे बरकरार हैं, ये गंदे होते हैं, ये ऐसे हैं, लड़ाई झगड़ा करने वाले, वो बने रहेंगे। तो इसलिए मैं अपने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को कहूँगी कि एक दूसरे की लेग पुलिंग ना करें। कुछ लोग करते हैं और पॉलिटिक्स करते हैं, गंदी पॉलिटिक्स। तो उससे क्या हो कि एक इंसान जो कई सालों से मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं, उससे उनको फिर वो पीछे, वो सारे जो मुद्दे हैं वो पीछे रह जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ ये रहेगा कि ये लोग गंदे होते हैं। दूसरा, मैंने फिर अपने पढ़ने लिखने के बाद लाइवलीहुड के लिए काम करना शुरू किया कि जॉब्स होनी चाहिए। जैसे पंजाब पुलिस में मैंने थर्ड जेंडर कॉलम ऐड करवाया, SOP बनवाई,
अच्छा। ट्रांस लोगों की अलग से एक SOP है। ओके। और मैं पंजाब पुलिस की मास्टर ट्रेनर भी हूँ, चंडीगढ़ पुलिस की भी मास्टर ट्रेनर हूँ। बहुत सारी संस्थाओं में मैं जाती हूँ, अब्रॉड भी गई हूँ। दूसरा, मैंने अपने खुद के मतलब अपनी जीविका के लिए एक फूड ट्रक शुरू किया ज़ीरकपुर में ही, जो कि आयुष्मान खुराना ने मुझे डोनेट किया था। तो मैं वो चला रही हूँ अपने साथी के साथ, रुद्र प्रताप सिंह ट्रांस मेल है, तो उसके साथ में वो चला रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि उसमें ट्रांसजेंडर एम्प्लॉयमेंट हो और लोग आए बाहर आके काम करें और इसमें इज्जत से अपनी रोजी रोटी ले। उसको मतलब मैंने ट्रांस ये ट्रांस फूड जो है ट्रक है। हाँ। ये सिर्फ ट्रक से नहीं, बाकी जो मदद है उसमें बर्तनों का, राशन पानी का सारा अरेंजमेंट जो है, मनुखता दी सेवा सब तो बड़ी सेवा लुधियाना में हसनपुर हाँ में जी, हाँ जी, हाँ गुरप्रीत वीर जी हैं, हाँ। गुरप्रीत सिंह जी, उन्होंने और उनके साथियों ने, बग्गा वीर जी हैं, परमजीत पासी प्रोफेसर है वहाँ पर, उन्होंने और एक यहाँ पर ज़ीरकपुर में पम्मी सिद्धू हैं, उन्होंने सब मदद की है। मैं उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ। और जो ये सारी, इसके साथ साथ बहुत सारे लोग और भी हैं, मैं उनका नाम ज़रूर लूँगी। कविता दास मैम जो हैं, जिन्होंने आयुष्मान खुराना से मेरे को मिलवाया था, प्रिंसिपल रही सेंट जॉन स्कूल की उन्होंने। और अनुजा शर्मा है DAV स्कूल 15 में, उन्होंने काफ़ी दिन तक हमारा साल भर एक हमारा फूड ट्रक सड़कों पे ना ख़राब हो, क्योंकि सरकार ने हमें उस समय तक परमिशन नहीं दी थी, तो वो ट्रक कहाँ खड़ा करते, उनको स्कूल में खड़ा रहा। फिर डॉक्टर बीना सैनी है, उनका पूरा परिवार मेरे साथ खड़ा रहा। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेरा साथ दिया है। हाँ, और भी बहुत सारे यहाँ पर जब मैं किराए पे आई हूँ इस मकान में, तो ये भी मनुखता की सेवा उन्होंने सब सपोर्ट किया है, जितना सामान है। अच्छा। मेरे पास तो पैसा नहीं था, लेकिन उन्होंने सारा ये सामान उन्होंने यहाँ पर हमें दिया है। और यहाँ पर तो खाली कराने के चक्कर में थे यहाँ आसपास के लोग जी, लेकिन जो हमारा मकान मालिक है उसने भी कहा कि मेरा मकान है, तो उसने कहा कि मुझे तो गर्व है कि आप हैं हमारे साथ। लेकिन आस पड़ोस के लोग होते थोड़ा सा नफरत करते हैं तो उन्होंने खाली करवाने के चक्कर में थे, बट मकान मालिक हमारे साथ खड़ा रहा कि उसने कहा नहीं, मेरा मकान है, मैं जिस मर्जी को दूँ। हाँ जी। उन्होंने कहा कि वो छोटे मोटे लोग हैं, आप जो हिजड़ा समझ रहे उस तरह के नहीं है, वो आप इतनी समाज की सेवा कर रहे हैं। मेरी वीडियोस उन्होंने भेजी उनको, अब थोड़ा कम हुआ। दूसरी बात, मुझे परवाह ही नहीं थी, मैंने कहा जिस दिन मेरे को कोई कुछ बोलेगा तो मैं उनको जवाब दूंगा, लेकिन डायरेक्टली कोई बोलता नहीं है, पीछे से बोलते हैं। अब ये मेरा आलम है कि पहले लोग डायरेक्ट हाथ डालते थे, अब डायरेक्ट कोई सामने बोलता नहीं डर के मारे जी, है ना। कि ये मैं तभी करूँ कि आपका जब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है तो आपके सामने कोई खड़ा नहीं होता और आपके पास जवाब होने चाहिए। ऐसे जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए कि ताकि दूसरे की बोलती बंद हो जाए। मैं एक बारी नीदरलैंड जा रही थी, तो मेरे को लाइन से बाहर निकाल दिया वीज़ा ऑफिसर ने, दिल्ली में इंदिरा गांधी जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जी, और मेरे साथ 2 लोग और थे, उनको भी 100 सवाल पूछे, उनको बाहर भगा दिया कि आप वापस जाओ। कहते हैं हमारे पास सब कुछ है, स्पॉन्सर लेटर भी है, वीज़ा है, टिकट भी है। कहते कोई बात नहीं, वापस जाइए, आपके सवाल जो जवाब थे वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं थे। अब मेरे से पूछा तो मुझे भी थोड़ा सा हुआ कि मैं पहले 2016 की बात है, मैं पहली बार जा रही थी, तो मैंने कहा यूरोप जा रही हूँ, हो सकता है मुझे भी निकाल दें। हाँ जी। लेकिन मैंने अपने अंदर ही रखा कि धनंजय आप किसी से कम नहीं, आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हो, आप वहाँ जा रहे हो कॉन्फ्रेंस में, ठीक है ना। तो मैंने जब उन्होंने सवाल पूछने शुरू किए तो मैंने जवाब भी अच्छे से दिए जी। ट्रांसजेंडर के बारे में पूछा, मैं ट्रांसजेंडर की इतनी सारी उनको डेफिनेशन बता दी कि कौन होते हैं, क्या होते हैं, आपके पासपोर्ट में T क्यों लिखा हुआ, आप क्यों जा रहे हैं वहाँ पर, सारी चीज़ें, सारे मूवमेंट के बारे में बताया मैंने, एक एक चीज़, प्राइड क्या होती है। तो वो सुनती रही, कहते वाओ यू हैव गुड, वेरी गुड नॉलेज। तो कहते हैं आप अच्छा काम करें, यू आर डूइंग गुड जॉब, आप जाएं और प्लीज जाएं। और वहाँ से आप कहाँ गए और आपने कितना अच्छा और आगे काम किया? मैं नीदरलैंड भी गई हूँ, फ्रांस गई हूँ, पूरा वर्ल्ड आई थिंक आप एक बार आप कुछ हद तक तो घूम चुके हैं। इटली गई हूँ, काफ़ी सारे। जस्टिन ट्रूडो इंडिया आए थे, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर, तो 2018 की बात है, उन्होंने डिनर पे मुझे बुलाया था दिल्ली एम्बेसी में, तो वहाँ भी बड़ा अच्छा लगा। और उन्होंने फिर कहा कि आप कनाडा, अगर आपको लगता है कि आपको यहाँ डिस्क्रिमिनेशन होता है, बहुत भेदभाव होता है, तो आप कनाडा आ सकते हो।
और आपको सिटीजनशिप दे देंगे हम लोग। मैंने कहा नहीं, मेरे को इंडिया में रहना मेरा है। भारत महान। मेरे भारत महान। तो यहाँ पे जितनी रिस्पेक्ट है, चाहे जितना भी हम लड़ते रहे एक दूसरे से, पर है तो अपना देश, पर है अपना देश, और समझदार भी हैं, समझेंगे। और जो हमारी पुरानी परंपराएं, जब वो हम इंसान उनसे जुड़ेंगे ना, तो हम किसी से भेदभाव नहीं करेंगे। हमारे यहाँ तो जो है वो सारा वासुदेव कुटुंबकम हमारी संस्कृति में ही है, और जीवों से प्यार करना, हर जीव में हम लोग, हमारे यहाँ तो कुत्ता भी भैरव की तरह पूजा जाता है। हमारे यहाँ तो नरसिंह, शेर को नरसिंह के रूप में पूजा, हर देवी देवता, जीव जंतु, पौधों से काटने से, मैं गढ़वाल से हूँ ऐसे बेसिकली, तो हमारे यहाँ तो पेड़ से पूछा जाता है पहले कि क्या तुम्हें काटा जाए। अच्छा, पूजा जाता है, और जड़ से नहीं काटते उसको। अच्छा, टहनियाँ पत्तियाँ ही काटते हैं। हर चीज़ में पूजा और हर कदर की जाती है। भारत ऐसे सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता था। आई एम रियली प्राउड टू बी एन इंडियन एज वेल। तो विद दिस आज मैंने ये सीखा कि इंसान लड़का हो, लड़की हो या कुछ और हो, बट वो है भगवान का रूप। जैसे धनंजय ने बताया कि कितने लोगों ने उनकी मदद की, वो लोग भी हमारे जैसे थे, जिनकी सोच अच्छी थी और उन लोगों की तरह नहीं थी जो हीन भाव करने की हमें प्रेरणा देते हैं। और आज धनंजय इतना अच्छा काम कर रहे हैं, ही इज़ डूइंग गुड फॉर हिज कम्युनिटी, जिसमें कहीं ना कहीं हमें भी फ़ायदा हो रहा है। तो प्लीज़, जो भी लोगों के मन में एक तरीके से हीन भाव है किसी और तरीके के लोगों के लिए, और जो ये डेरोगेटरी रिमार्क्स आप यूज़ करते हैं, प्लीज़ उसको छोड़िए और प्यार से रहिए। और जैसा धनंजय ने कहा कि एक दूसरे की ताकत बनिए। With this I sign off, and it was amazing, Dhananjay, to have you over. Thank you so much. Thank you. Thank you.